फ्रेंड्स, आई होप दैट यू आर डूइंग इट वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाला है हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर विच इज़ द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपको चैप्टर ना ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। एंड आपको एक खासियत बताओ इस चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर अगर आप MBBS हो, BDS हो, BMS हो, आगे जाकर कुछ भी करें ना, उसका ये इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट चैप्टर रहेगा। सो मेक श्योर ये चैप्टर आप अभी बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना, सो इट विल क्लैरिफाई योर बेस एंड ट्रस्ट मी, नॉट ओनली नीट में बट आपको फर्स्ट ईयर में भी बहुत हेल्पफुल होगा। एंड बाय द वे, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। एंड गुड न्यूज़ ये है कि इस ईयर आपका जो लास्ट वाला पोर्शन था, रिफ्लेक्स वाला जो पोर्शन था, वो कम्प्लीटली डिलीट कर दिया। एंड इसका जो पोर्शन है ना, अभी बहुत कंसाइज हो गया। So are you all ready to study this interesting chapter which is neural control and coordination? ठीक है, तो हम समझते हैं हमारा चैप्टर 18 जो हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ये चैप्टर आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। एक लास्ट चैप्टर बचेगा एंड ट्रस्ट में योर ह्यूमन फिजियोलॉजी विल बी डन। एंड आई एम श्योर कि आपने जो प्रीवियस जितने भी वीडियो लेक्चर्स है वो देखे हैं एंड यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एट अ पॉइंट। कुछ भी डाउट है डू लेट मी नो, ठीक है। तो ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर सुन के आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या स्पेसिफाई कर रहा है, क्यों जो राइटर ऑफ द बुक है जिसने ये बुक फॉर्म किया है उसने इस चैप्टर का नाम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही रखा है। भाई कुछ दूसरा नाम भी तो रख सकता था। तो इसका मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझते हैं, तो देखते हैं। तो ये जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, न्यूरल मीन्स व्हाट, इट इज समथिंग रिलेटेड टू नर्व्स। कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में हम फील कर पाते, राइट, यू हैव इमोशंस इजंट इट। आप फील कर पाते हैं, आप किसी चीज़ को सेंसाइज कर पाते हैं। यू कैन पाल्पेट समथिंग, राइट, पाल्पेट मतलब किसी को फील करना। यू कैन फील दैट इजंट इट। वो फीलिंग क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नर्व्स। हमने 9th स्टैंडर्ड में, आपने 8th स्टैंडर्ड में बायो तो पढ़ा होगा, राइट, उसमें आपने बेसिक पढ़ लिया होगा कि नर्व दिखते कैसे हैं। आपने डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन, इन सब के बारे में पढ़ा है। इवन इफ नहीं पढ़ा है डोंट वरी, हम यहाँ से बेसिक से पढ़ने वाले, ठीक है। सो न्यूरल कंट्रोल यानी कि न्यूरल हमारे कैसे कंट्रोल में होता है। हमें पता है कि नर्व्स है, तो जितना भी एक्टिवेशन हो रहा है, मतलब आप जो फील कर रहे हो अपने हाथों से, वो आपके ब्रेन तक जा रहा है। तो बेचारा एक न्यूरॉन तो होगा नहीं, इतना लंबा तो न्यूरॉन नहीं है, भले उसको लॉन्गेस्ट बोला है बट स्टिल इतना लंबा तो हमारा न्यूरॉन्स नहीं होता है। तो यानी कि बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक कनेक्शन बनाते हैं। इट्स जस्ट लाइक, आपको पता है ऐसे कनेक्शंस होते हैं कि लेट मी टेक अ पेंसिल, तो ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा कि यहाँ पे एक न्यूरॉन है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दिस न्यूरॉन लाइक दिस इज न्यूरॉन नंबर 1 और दूसरा न्यूरॉन कुछ ऐसे कनेक्टेड है। तो ये इस तरीके से कनेक्शन बनाते हुए ये क्या करता है, एक पूरा चेन फॉर्म करता है। इसीलिए फर्स्ट नाम क्या स्पेसिफाई करें कि न्यूरल कंट्रोल कैसे होता है, कि कनेक्शंस कैसे होते हैं, कैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, दैट इज द न्यूरल कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन इज हाउ टू न्यूरॉन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी पूरे कोऑर्डिनेशन पे बैठी हुई है। अगर एक का भरोसा दूसरे से उठ गया तो आपकी बॉडी, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर मुझे पता है कि मुझे बोलना है, सो माई मसल शुड मूव, माई जॉज शुड मूव। अगर जॉज ने बोला नहीं भाई मैं तो मसल तुझसे बहुत गुस्सा हूँ, मैं मूव ही नहीं करूँगा, सो आप बोल ही नहीं पाएंगे, इजंट इट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और भरोसा हमारे बॉडी में एक दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। जिस दिन ये भरोसा टूटा उस दिन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम समझेंगे न्यूरॉन्स के अंदर कि भाई न्यूरॉन्स के अंदर भी तो कुछ कोऑर्डिनेशन होगा, और उस कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, हाउ दे कमिट, हाउ दे डोंट रियली हैव दैट इमोशंस, कि भाई उनको कभी शक क्यों नहीं होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, सब इस चैप्टर में समझने वाले हैं। आई एम श्योर कि आपको ये लाइफ में भी बड़ा हेल्पफुल होगा कि हाउ यू कैन ट्रस्ट एनीबॉडी, ठीक है। तो देखते पहला सेंटेंस हमारे एनसीईआरटी का, ऑफ कोर्स पहला पैराग्राफ जो आपने बेसिक छोटे मोटे क्लास में पढ़ा होगा। पढ़ा है तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा, इजंट इट। तो समझते क्या बोल रहा है। एज यू नो, क्या पता है भाई, द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। हमें पता है कि हमारे बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि एक होम्योस्टैसिस मेंटेन हो सके, इजंट इट। हमने देखा था, इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं।
कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, अभी इन्होंने एक्सप्लेन किया है हमें मीनिंग कि भाई कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है साइंटिफिक वे में, आपने लेमन लैंग्वेज में समझ लिया कि कोऑर्डिनेट करना, ताकि एक ऑर्गन जब कुछ काम कर रहा है तो सपोर्ट करने के लिए बाकी 10 ऑर्गन भी रेडी रहे, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच two or more organ interact and complements the function of one another। वही बोला है भाई कि कोऑर्डिनेशन ये होता है कि अगर मुझे कुछ काम करना है तो बाकी सारे ऑर्गन भी मेरे लिए बड़े ही हेल्पफुल हो। अब मैं बोल रही हूँ तो साथ ही साथ मेरे मसल्स, मेरे जॉज, मेरा ब्रेन भी वर्क कर रहा है साइमल्टेनियसली। मुझे अगर तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है तो माई हैंड इज ऑल्सो वर्किंग, ताकि मैं लिख सकूँ, मैं जो बोल रही हूँ वही लिखूँ। ऐसा नहीं है मैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोल रही हूँ और मैं तुम्हें प्लांट फिजियोलॉजी लिख रही हूँ। ऑफकोर्स ऐसा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो एवरीथिंग शुड बी कोऑर्डिनेटेड, और इसी का मतलब कोऑर्डिनेशन होता है। और ऑफकोर्स मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, बट एनसीईआरटी को हम पे भरोसा ही नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने फर्दर एग्जाम्पल क्या दिया है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जो हम करते नहीं है फिलहाल बट स्टिल पहले के ज़माने में लोग करते थे, और ये बुक थोड़ी बहुत पुरानी है, तो फिजिकल एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल दिया है। इनको एग्जाम्पल गेम्स का लेना चाहिए था, ठीक है, तो गेम्स में हम ज़्यादा रिलेट कर पाते, बट स्टिल जो एनसीईआरटी ने दिया पढ़ लेते थोड़ा। द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। आपको पता है कि जब आपने बहुत एक्सट्रीम वर्कआउट किया तो यू नीड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या आपको ये पहले से पता था? पता था तो वेरी गुड, अगर नहीं पता था तो ठीक है, आपको पता चल गया कि जब भी आप एक्सट्रीम वर्कआउट करते हो तो आपका ऑक्सीजन नीड बढ़ जाता है, तो यू नीड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज वाई हाफना बोलते हैं ना यू टेक ब्रीदिंग सो फास्ट, क्योंकि ताकि जो ऑक्सीजन इनटेक है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज। जो आप जो प्रोसेस करते हो, हाफने की प्रोसेस करते हो, हाफना इज वॉट, आप बहुत ही फटाफट ऐसा जो बहुत फटाफट क्या करते हो, ब्रीदिंग करते हो, राइट। तो जब ये ब्रीदिंग करते हो तो क्या होता है, आपके मसल्स, आपके लंग्स भी काम कर रहे हैं, इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिएट एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, रेस्पिरेशन का लेवल भी बढ़ेगा। अगर रेस्पिरेशन का लेवल बढ़ेगा तो हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स, कि अगर रेस्पिरेशन बढ़ रहा है तो आपको ये भी पता है कि हार्ट बीट भी बढ़ेगा। अगर हार्ट बीट बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ने के साथ साथ रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो एटीपी हमारी बॉडी को ज़्यादा मिलेगी। सो कैन यू इमेजिन कि हाउ एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, जैसे आप वो एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज बंद कर देते हो, the activity of nerves, lungs, heart, kidney gradually returns to their normal condition। तो जैसे आपने वो एक्सट्रीम एक्सरसाइज बंद कर दिया तो ऑक्सीजन नॉर्मल हो जाएगा, रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। सो कैन यू इमेजिन कि कैसे हर चीज़ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कि जब भी अगर एक चीज़ बढ़ा तो बाकी सपोर्ट के लिए सारी चीज़ दौड़े दौड़े चले आते हैं, और जैसे एक चीज़ नॉर्मल होगा बाकी सब नॉर्मल हो जाता है। So this represent how coordination works, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, thus the function of muscles, lungs, heart, blood vessel, kidney and other organs are coordinated। इसी की वजह से हम कह सकते हैं in short कि मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी और बाकी सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड हैं while performing physical exercise। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम, जो जिसमें हमारे नर्व्स आते हैं, एंड द एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion। What does synchronized means? यानी एक साथ काम कर सकें। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम बेसिकली देखो नर्व के साथ बहुत सारे मसल्स भी कोऑर्डिनेटेड है, बट मेजर क्या है, आप अभी नीड्स एस्पिरेंट, राइट, यू आर नॉट एन वो ग्रेजुएट, ये नहीं है कि आपको एकदम डीप में समझना है। इन शॉर्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटेड सब है, लेकिन स्पेसिफिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो हमारे न्यूरल कंट्रोल है, जो नर्व्स वाले सिस्टम है, कैसे हमारे हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्टेड है। सो इन कनेक्शंस को हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है। तो दिस वाज ऑल बेसिक, जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, या तो आपकी बेसिक नॉलेज आपको आपके बेस को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी ने समझाया है।
अब ये देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। न्यूरल सिस्टम के बारे में क्या बोल रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो अगर मैंने यहाँ से कोई स्टिमुलस दिया और मुझे यहाँ पे पहुँचाना है तो ऑफकोर्स ये दो नर्व्स क्या करेंगे, एज अ सिंगल यूनिट फंक्शन करेंगे। सो हम बोल सकते हैं कि न्यूरल जो सिस्टम है वो पॉइंट मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सिग्नल को पहुँचा रहा है, तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, आपको पता है अगर ऐसा लाइन में अगर कोई नर्व्स प्रेजेंट हो ताकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो पाए, उसे हम क्विक कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने पिक्चर्स में तो देखा ही होगा, आपने रियल लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, बट स्टिल आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, ये फ्लोर नीचे बनाते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, राइट, आपको दिख रहा है, यस, ये फर्स्ट फ्लोर है। अभी क्या है, मेरे पास जो पत्थर है मुझे ना इस पे पहुंचाना है, रूम नंबर 1 पे पहुंचाना है, लेकिन पत्थर प्रेजेंट रूम नंबर 4 पे। तो वर्कर्स क्या करते हैं, अपने आप को एक लाइन में अरेंज कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है बट मैनेज इट, समझने की कोशिश करिए। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को इस लाइन में अरेंज कर लेते हैं। एक बंदा यहाँ से पत्थर की टोकरी उठाता है और ये पास ऑन करते जाता है कि ये पत्थर, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको समझ में आएगा, ओके। तो क्या करेगा, पत्थर की टोकरी है, ये क्या करेगा, इसको पहले इसने लिया, फिर इसको पास करने, देन इसको पास करेगा, देन इसको पास करेगा। अब ये वर्कर्स पागल तो नहीं है ना, उन्हें पता है कि अगर मैंने इस ऐसे सिस्टम को अपनाया तो क्या होगा, क्विक कोऑर्डिनेशन होगा। सिमिलरली नर्व्स भी वैसा ही करते हैं, क्विकर कोऑर्डिनेशन के लिए, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए वो क्या करते हैं, नर्व एंडिंग टू नर्व एंडिंग कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अभी एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन मैंने आपको बताया था समथिंग रिलेटेड टू हार्मोनल पार्ट। तो एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन। केमिकल इंटीग्रेशन मतलब केमिकल इंटीग्रेशन इज समथिंग रिलेटेड टू हार्मोन्स, यानी कि केमिकली, आपको पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी करवाते हैं थ्रू हार्मोन्स। सो हार्मोन इज जस्ट एक जरिया है जिससे केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। In this chapter, you will learn about neural system of human, mechanism of neural coordination like transmission of nerve impulse conduction across the synapse। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई हम पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा स्टिल ओके, हम वापस से पढ़ लेंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ जर्नलाइज कि ये बेसिक है कि न्यूरल सिस्टम ह्यूमन का पढ़ेंगे। मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि भाई ये न्यूरल जो हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये जो नर्व ने एक नया जरिया निकाला पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन का, वो कैसे होता है, साइनैप्स क्या होता है, इम्पल्स साइनैप्स के थ्रू कैसे जाता है। क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर ये एक साइनैप, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, तो मैंने बोला था कि अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी, मुझे यहाँ से स्टिमुलस मिला और मुझे यहाँ तक पहुँचाना है, स्टिमुलस यहाँ से तो जाएगा बट यहाँ पे तो स्पेस आ गया ना, हमारा स्टिमुलस कैसे क्रॉस करेगा न्यूरॉन 2 को, इसी स्पेस को हम साइनैप्स कहते हैं। और साइनैप्स के थ्रू कैसे इम्पल्स न्यूरॉन नंबर 2 पे जाएगा और कैसे ये कंटिन्यूशन होगा, उसे वो भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो क्या आपके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जनरेट हुई, क्या थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी है कि भाई मुझे अभी तो समझना है कि कैसे होता है, कैसे न्यूरॉन्स एंड नर्व इम्पल्स एक दूसरे को क्या बोलते हैं, पास ऑन करते हैं, कैसे कंडक्शन होता है। क्या कभी उनको शक नहीं होता है कि भाई अगर वो पर्टिकुलर न्यूरॉन ने हमें धोखा दे दिया तो क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर ऐसा शक हमारे न्यूरॉन्स में पैदा हुआ ना, तो ट्रस्ट मी वी विल बी गॉन अवे, बट स्टिल सो दिस टाइप ऑफ क्या, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे लाइफ में भी सिमिलरली इफ यू आर ट्रस्टिंग एनीबॉडी, सो दोनों इट्स अ 2 वे, राइट, कि अगर न्यूरॉन नंबर 1 न्यूरॉन नंबर 2 पे शक नहीं करा तो ऑफकोर्स न्यूरॉन नंबर 2 न्यूरॉन नंबर 1 पे भी शक नहीं करेगा, इजंट इट। सिमिलर हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि इफ यू आर ट्रस्टिंग एनीबॉडी यू शुड नॉट बी द वन जो बिट्रे करता हो, राइट। दैट्स बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, बट चलिए हम हमारे रियल ज्ञान पे आते हैं, विच इज़ हमारी एनसीईआरटी। अब हम देखते हैं कि भाई ये न्यूरल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। न्यूरल सिस्टम
तो न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स की जितने में हमारे प्रिय प्राणी हैं इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। तो हमारे जो न्यूरल सिस्टम है किसका मिश्रण है, वो हमारे न्यूरॉन्स का। तो न्यूरल सिस्टम इज द मिश्रण ऑफ न्यूरॉन्स विच कैन डिटेक्ट, न्यूरॉन्स क्या करता है, डिटेक्ट कर पाता है, रिसीव कर पाता है एंड ट्रांसमिट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी कि सिग्नल्स। ठीक है, तो व्हाट आर न्यूरॉन्स भाई, न्यूरॉन्स डिटेक्ट भी कर पाता है, उसे ले भी लेता है, उसको ट्रांसमिट भी करता है। क्या ट्रांसमिट करता है, खाना पीना नहीं, पत्थर गिट्टी नहीं, क्या ट्रांसमिट करता है, स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी कि सिग्नल। हम बायो पढ़े, राइट, वी आर लर्निंग सम प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स, तो हम उसको लेविन लैंग्वेज में कुछ नहीं बोलेंगे। इसी की वजह से सिग्नल को हमने एक प्रोफेशनल साउंड करने के लिए हमने उसका नाम स्टिमुलस रखा है। ठीक है, यू आर ऑल्सो अ प्रोफेशनल, राइट, तो आप अपने आप को प्रोफेशनल रिप्रेजेंट करने के लिए यू विल ऑफ कोर्स यूज सम ऑफ द इंग्लिश फैंसी वर्ड्स। सिमिलरली बायो भी यही कर रहा है, अपने आप को प्रोफेशनल है भाई वो, तो प्रोफेशनल दिखाने के लिए उसको थोड़ा सा जेंजी टाइप, थोड़ा सा नॉट जेंजी टाइप बट बोल सकते हैं बहुत ही हाई फाई वर्ड्स यूज़ करना पड़ता है। इसी की वजह से बायो डिफिकल्ट लगता है लोगों को, क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज आ जाते हैं, बट स्टिल वी आर ऑल्सो प्रोफेशनल। हम भी दिखा देंगे बायो को कि भाई अगर आप हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के साथ फेंक रहे हो तो हम वो कैच करके अच्छे से समझ के वापस दे देंगे आपको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। ये जो न्यूरॉन का कनेक्शन है बहुत ही सिंपल होता है लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। ये आपने एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स क्या है, पूरी आत्मकथा आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम में। फिलहाल के लिए थोड़े सुकून के लिए थोड़े दिन खुश हो जाओ, क्योंकि एनिमल किंगडम मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बट स्टिल आपको ये एक एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा, हाइड्रा। इट इज कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। कि सबसे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हाइड्रा होता है, जिनके पास न्यूरॉन्स तो होते हैं लेकिन बहुत ही सिंपल कनेक्शन होता है। आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आया होगा कि भाई अगर ये बहुत ही सिंपल है तो हमें पढ़ना क्यों है। अरे भाई सिंपल है तो न्यूरॉन्स ज़्यादा होंगे, मतलब न्यूरॉन्स दूर दूर होंगे। अगर न्यूरॉन्स दूर दूर होंगे तो हमें स्ट्रक्चर समझने के लिए आसानी होगी ना। तो अगर कोई भी चीज़ हमें पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ना है तो सबसे पहले ईजी से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो कैन यू इमेजिन, हमें एनसीईआरटी बहुत सारी लाइफ के फंडे भी सिखाती है कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग आपको स्टार्ट स्मॉल। सिमिलरली हमें हाइड्रा को पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें न्यूरॉन्स बहुत ही सिंपल है। अगर न्यूरॉन्स सिंपल है तो हमें पढ़ने के लिए आसानी होगी। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर्स। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट्स। कि बोल रहा है कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है इंसेक्ट्स के अंदर। अभी इसमें सोशलाइजिंग आ सकता है, आपको पूछेगा इंसेक्ट्स की जगह पे एनिमल्स लिख देगा और आपके -5 को लेके चला जाएगा। सो मेक श्योर आपको पता हो कि जो न्यूरल सिस्टम है वो बेटर ऑर्गेनाइज्ड है इंसेक्ट्स के अंदर, वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेल। गैंग्लिया फिलहाल के लिए आप समझो नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ अ सेल। ठीक है, क्यों इंसेक्ट्स के अंदर बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि वहां पे ब्रेन प्रेजेंट है अलोंग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज के साथ। यानी कि जो ब्रेन है और न्यूरल टिश्यू है और कुछ अमाउंट ऑफ गैंग्लिया है, दे आर वेल कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। और जो हम वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास डेवलप्ड ज़्यादा होता है। तो 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत ही सिंपल होता है, इंसेक्ट्स के अंदर बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है, और बेटर डेवलप्ड अगर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा तो दैट विल बी वर्टिब्रेट। ट्रस्ट मी, माय हाफ ऑफ द क्लास, जो हमारे क्लास के हाफ ऑफ द स्टूडेंट थे बहुत ही कंफ्यूज होते थे। क्वेश्चन पूछा होता था कि बेटर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम किस में है, लेकिन लोगों को तो याद इंसेक्ट्स होता है तो वो इंसेक्ट को टिक मार्क करते थे और इसी की वजह से उनका -5 हो जाता था। सो मेक श्योर मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ तो आपको ताकि आपके दिमाग में घुस जाए वो। ठीक है, कि अगर बेटर ऑर्गेनाइज्ड बोलेगा तो इंसेक्ट, ठीक है, मोर डेवलप्ड बोलेगा तो मोर डेवलप्ड बोलेगा तो आपको वर्टिब्रेट्स। इतना क्लियर है? ठीक है।
तो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन कंसर्न होगा कि हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को समझें कि वो कैसे वर्क करता है, वो कैसे डिवाइडेड है। हमें पता है कि अगर हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी तो ज़्यादा होगी, यानी कि वो जो लास्ट लाइन है द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, ये वाला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई हमारे अंदर कैसे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इफ आई एम टचिंग दिस पेन आई एम सेंसिंग दिस पेन, इफ आई एम राइटिंग इट आई एम सेंसिंग इट, तो ये सेंस मेरे ब्रेन तक कैसे पहुंच रहा है, दैट एंटायर सेंसिंग प्रोसेस किसके थ्रू रेगुलेट हो रहा है, हमारे प्यारे नर्व्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को। सो द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स में हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है? दो पार्ट में, यानी कि हमारे एंटायर बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स हर पार्ट ऑफ द बॉडी में स्प्रेडेड है। तो हमने क्या किया, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर रिटेंशन, क्या किया, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। मेरे साथ बोलेंगे, कौन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा न्यूरल सिस्टम? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। वापस बोलेंगे, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ऑफ कोर्स ये स्पेसिफाई कर रहा है सेंट्रिसिटी को। ठीक है, एंड सेकंड वन इज द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू आवर सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑफ कोर्स हमारे सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज द साइड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। यानी कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आया, उससे हमें क्या कंक्लूजन निकालना है? नंबर वन, प्रोसेसिंग करना, नंबर टू, कंट्रोल करना, कि ऐसा तो ना हो कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गया और अब बम्बार्ड हो गया। ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नाम भी सजेस्ट कर रहा है हमें कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमें पता है बायो में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो भी न्यूरॉन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होंगे वो सारे आएंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर। दूसरा आता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अगर आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ा होगा ना, तो आपको ये सेंट्रल वर्ड पेरिफेरल किसको स्पेसिफाई कर रहा है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, गो एंड वॉच इट। बैकलॉग बिल्कुल भी मत रखो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट डू दैट। करते जाइए, ये भले ही आप बाद में करिए, बट पीछे वाला ऐसा ना हो कि आप न्यू कर रहे हो और पीछे वाला भूलते जा रहे हो। गो एंड डू दैट। द पीएनएस इज नथिंग बट, आपको एनसीईआरटी बार बार पीएनएस ही लिखेगी, इतना उनके पास टाइम नहीं है कि वो पूरा टाइप करे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी और एग्जाम वाला आपको ये नहीं बोलेगा आपके पास टाइम नहीं, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। ठीक है, सो द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म पीएनएस है, और ये पीएनएस पूरे चैप्टर में यूज होते रहेगा, comprises of all the nerves of the body associated with the central nervous system। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज बाकी सारे न्यूरॉन्स जो सीएनएस से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, समझ लेना, दिस इज ब्रेन, में स्पेसिफाई कर देती हूँ भाई, ये ब्रेन है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। इसके अंदर जो भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएंगे। इसके अलावा आपके हाथ हो गए, आपके पैर हो गए, उनमें भी नर्व्स है। बाकी सारे नर्व्स को हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये बाकी सारे नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, एट द एंड हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। ऑफ कोर्स क्योंकि बाकी जो भी सेंस कर रहा है एट द एंड हमारे ब्रेन को पता होना चाहिए, राइट, इजंट इट? सो द नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस आर ऑफ टू टाइप। हमने बताया कि भाई पीएनएस के अंदर तो बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाएगी क्योंकि सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर बाकी बॉडी में सारे नर्व्स को हम पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर काउंट करेंगे। तो इस पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अगेन फॉर इजी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने पीएनएस को, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही बड़ा है, उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, फिलहाल तो नाम याद रखिए। ठीक है, क्या है, एफरेंट फाइबर्स, कि द नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस आर ऑफ टू टाइप, एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स। देखो स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ए और ई का डिफरेंस है। सो मेक श्योर जब ये आप पेपर लिख रहे हो ना, आई नो वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होता है,
बट फिर भी वो पैनिक को बाजू में रखकर सुलाकर आप देख लेना कि ए लिखा है या ई लिखा है, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो इसी से गलत होते हैं। ट्रस्ट मी, आप ना फॉर एग्जाम्पल मई में अगर पेपर अप्रैल तक क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी होती रहेगी, इसकी वजह से अभी से इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए। सोचा एफरेंट नर्व फाइबर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस। देखिए अभी नर्व फाइबर का डेफिनेशन दिया एफरेंट, इसको मैंने कैसे याद किया था, एफरेंट इस ए से आजा आजा आजा, तो क्या कर रहा है सीएनएस, जितने भी टिश्यूज हो गया ऑर्गन्स हो गया उससे सिग्नल सीएनएस तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हमारा एफरेंट आर्टेरियोल। तो सीएनएस के रिस्पेक्ट में सीएनएस बोल रहा है आजा आजा, तो एफरेंट नर्व फाइबर याद रखना, ठीक है। तो एफरेंट नर्व फाइबर क्या करता है, सिग्नल को अपने पास बुलाता है। तो ऐसे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के ऐसे न्यूरॉन्स जो सीएनएस के पास सिग्नल लेकर जाते हैं, उन्हें हम एफरेंट नर्व फाइबर कहते हैं, ठीक है। एफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू अ कंसर्न पेरिफेरल ऑर्गन सिस्टम। अगर भाई स्टिमुलस आया, मुझे टच करके फील करना है कि भाई ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है, तो ऑफकोर्स एफरेंट नर्व फाइबर हमारा सिग्नल CNS को देगा, बट CNS प्रोसेस करके वापस हमें तो फील करवाएगा ना, तो वो कौन करता है, एफरेंट नर्व फाइबर। तो एफरेंट नर्व फाइबर क्या करता है, अपने पास से उसने जो भी प्रोसेस किया है वो वापस उस ऑर्गन तक पहुंचाएगा, ताकि उस ऑर्गन को पता चल सके कि भाई ये एक्चुअली में है क्या। तो इट्स लाइक कोई दे रहा है, कोई लेकर जा रहा है, कोई लेकर आ रहा है, ठीक है। वापस एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट इज आजा आजा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, सिग्नल अपने पास बुला रहा है। तो इट इज एफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एफरेंट की बात करेंगे, एफरेंट इज जा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसने भी उसने जो भी प्रोसेस किया, जो भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट किया है, उसको वापस उस ऑर्गन तक पहुंचाएगा ताकि वो फील हो सके, राइट। वो कौन करता है, एफरेंट नर्व फाइबर, ठीक है। वापस पढ़ते ही अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको समराइज करते हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ऑफ कोर्स हम ह्यूमंस की बात करें, वर्टिब्रेट्स की बात करें, वी आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या करेंगे, अपने कॉम्प्लेक्स से न्यूरल सिस्टम को पढ़ने के लिए हम डिविजन्स करेंगे। सबसे पहला डिविजन हमने किया दो पार्ट में, इसकी हमने हमारे इंटायर न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अभी ऑफ कोर्स अगर आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ा तो आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर आता है हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर आता है बाकी सभी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आपको पता है कि भाई पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर तो कितनी सारी चीज़ें आ गई। कैन यू इमेजिन, सिर्फ सर और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर बाकी सब जगह जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो पेरिफेरल के अंदर आएंगे। सो कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू रियली अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी? ऑफ कोर्स यू कैन। इसी की वजह से हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि भाई एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डॉक्टर आपको हर एक पार्ट पता होना चाहिए, हर एक न्यूरॉन पता होना चाहिए। तो हर एक न्यूरॉन को समझने के लिए हमने डिविजन्स किए ताकि क्लैरिफिकेशन बेटर हो, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, ठीक है। आपको एक बात बताओ, पीपल ऑलवेज थिंक कि भाई इतने सारे डिविजन्स क्यों है। सो अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, स्टिल यू डिवाइड, राइट, आपने बॉक्सेस के अंदर रखा है कि योर ब्रेन absorbs better when it is organized. It's our brain tendency, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते कि ऐसे ही क्यों है। So that is why you when you organize you feel very relaxed और आपको चीज़ें ज़्यादा याद होती है। Similarly यहाँ पे भी ज़्यादा चीज़ों को याद करने के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए हमने क्या किया, हमारे जो नर्व्स है, जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है, उनके नर्व्स को दो पार्ट में डिवाइड किया फर्दर। एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट नाम ही बता रहा है आजा आजा, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो सिग्नल लेकर जाता है दैट इज एफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर ऑन द अदर हैंड जो वापस लेकर जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो भी प्रोसेस किया है उसको वापस देने का काम कौन करता है, हमारा एफरेंट फाइबर करता है।
इतना क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के पास। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उनको वापस से दो पार्ट में डिवाइड किया। ये तो फाइबर्स को डिवाइड किया था कि कौन लेकर आ रहा है, कौन देने जा रहा है, बट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। तो देखो, ये जो पीएनएस है ये फाइबर्स, मतलब न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये जो एफरेंट नर्व फाइबर है, इफरेंट नर्व फाइबर है, वो न्यूरॉन्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, और ये पूरा सिस्टम को डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं भी जब अपना नीट के एग्जाम में प्रिपेयर कर रही थी, आई वॉज स्टिल कन्फ्यूज्ड कि भाई ये भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है। तो देखो, ये फाइबर्स का डिवीजन है, ये न्यूरॉन्स का डिवीजन है, और ये पूरे सिस्टम का डिवीजन है। ठीक है, so the PNS is divided into two divisions, somatic neural system and autonomic neural system। अभी जो PNS जो दो पार्ट में डिवाइडेड था, somatic neural system and autonomic neural system। ठीक है, so the somatic neural system relays impulse from CNS to skeletal muscles। यानी कि somatic neural system क्या कर रहा है? देखो, जो हमारा पीएनएस है, जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। आपने इतना बायो तो पढ़ ही लिया है जिसमें आपको पता है कि सोमैटिक का मतलब क्या होता है। सोमैटिक इज समथिंग, आप बोल सकते हैं इट्स अ लेमन लैंग्वेज में बोलो, जो हमारे कंट्रोल में होता है। सो ऐसे नर्व फाइबर जो हमारी स्केलेटल मसल को सिग्नल पहुंचाने का काम, लेने का काम कर रहे हैं, वो किसके अंदर आता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी विश है कि मैं यहाँ पे टच करूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पे सेंसेशन हो रहा है वो कौन ऑपरेट कर रहा है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सो पेरिफेरल सिस्टम के अंदर ऐसे जितने भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जितने भी सिग्नल का लेन देन हो रहा हो जो आपके अंडर कंट्रोल में है, वो किसके अंदर आता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर आता है। चलिए डेफिनेशन वापस पढ़ते हैं कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले करता है इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स यानी कि जो हमारे अंडर कंट्रोल में ऐसे मसल्स, राइट। while the autonomic neural system transmit impulse from central nervous system to involuntary organs and smooth muscles of the body। और जो हमारे पास ऑटोनॉमिक, भाई नाम ही बता रहा है ऑटोनॉमिक, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिक है। सो ऐसे नर्व फाइबर्स, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या कर रहा है? सिग्नल की लेन देन कर रहा है इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के साथ, स्मूथ मसल्स के साथ जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो क्या आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई अच्छे तरीके से? सो द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। मतलब ये सिर्फ क्लासिफिकेशन समझ लीजिए कि जो हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, जो मतलब न्यूरॉन्स के लेन देन करता है, जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ठीक है भाई, न्यूरल सिस्टम जो होता है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अभी आई नो बहुत सारे डिविजन्स हो गए, क्या करते हैं हमने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, इजंट इट? ओके, यहाँ पे बना दे छोटे छोटे। आई होप कि आपको विजिबल है सब चीज़, या इतने में हो जाएगा। मैं सभी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, यू प्रिटेंडेड कि भाई कहने की कोशिश क्या कर रहा है। हमने देखा हमारा न्यूरल सिस्टम, यानी कि हमारा, ओके लेट मी राइट इट प्रॉपरली, हमारा, ओहो, ओके, सो हमारा क्या है भाई? न्यूरल सिस्टम है। न्यूरल सिस्टम हमारा सुप्रीम पावर है। ठीक है, उनको इन जर्नल दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन से दो पार्ट्स? यहाँ पे दिख रहा है, कैन यू इमेजिन? ठीक है, पहला इज द सेंट्रल वन। सो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है भाई? ये सेंट्रल वाला। ठीक है, ओके, ये मेरा हैंग हो रहा है लैपटॉप, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, सो फर्स्ट वन इज द सेंट्रल वन। ठीक है, so this is the central one, the central neural system and the peripheral neural system। ठीक है, peripheral neural system। अब ये peripheral neural system बड़ा ही बड़ा सा सिस्टम था।
तो इसके जो नर्व फाइबर्स हैं इनको हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नर्व्स को बाद में लिखेंगे, पहले समझते हैं यहाँ पे कि ये ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए। कौन से? सोमैटिक, ठीक है, और दूसरा क्या है? ऑटोनॉमिक। ऑटो लिख देती हूँ। सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। ये ऑटोनॉमिक फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। इट्स ऑल विजिबल टू यू? यस, थोड़ी सी विजिबिलिटी है। मैंने थोड़ा क्रॉस में लिख दिया, आपको दिख रहा है? ओके, लेट मी। हाँ, तो समझ में आया क्या हुआ? हमने समझा कि हमारा न्यूरल सिस्टम है वो ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है भाई? सेंट्रल वाला पार्ट हो गया और एक पेरिफेरल वाला पार्ट हो गया। पेरिफेरल जो पार्ट है वो फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक सोमैटिक हो गया, एक ऑटोनॉमिक हो गया। ऑटोनॉमिक फर्दर डिवाइडेड है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, ये क्लियर है। ये जो एफरेंट एंड इफरेंट है ये सिर्फ नर्व फाइबर्स है, इसका एक्चुअल डिवीजन नहीं है, ठीक है, मतलब ये सिस्टम का डिवीजन नहीं है। इन्होंने क्या किया, ये जो न्यूरल सिस्टम है ना, इनको ये दो नर्व्स में डिवाइड कर दिया, एफरेंट नर्व्स एंड इफरेंट नर्व्स, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। द विसरल नर्वस सिस्टम, ऑफ कोर्स विसरल बता ही रहा है, नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये विसरल ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। That comprises the whole complex of nerve fibers, ganglia, plexus, by which impulse travel from central nervous system to vice versa and from the vice versa to central nervous system. कि विसरल नर्वस सिस्टम बता ही रहा है कि पैरासिम्पैथेटिक का ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। नाम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये न्यूरॉन्स विसरल ऑर्गन से रिलेटेड होंगे, क्या होंगे? विसरल ऑर्गन से रिलेटेड होंगे। सो ऐसे नर्व फाइबर जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, उनके इर्द गिर्द जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इतने क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई आपको? ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, विच इज हमारा जो चुन्नू मुन्नू सा पार्ट स्टार्ट होता है अभी, जो आपने 9th में भी पढ़ा होगा। That is neuron as a structural and functional unit of neural system. So जो हमारा न्यूरॉन है वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम का। तो न्यूरॉन्स को पढ़ेंगे, आपने 9th स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। मतलब चुन्नू मुन्नू पार्ट स्टार्ट हो गया, ज़्यादा हार्ड एंड डिफिकल्ट नहीं है। न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ओ, हमें तो पता ही नहीं था कि न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। मुझे तो लगा था मैं अपने हाथ में दिख रही हूँ, मुझे न्यूरॉन्स दिख रहे हैं। एनसीईआरटी ने क्या दिमाग वाली बात कही है, वाह। हाँ, थैंक यू एनसीईआरटी बताने के लिए कि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ऐसे तो हमें लगा था कि हमने हाथ में देखा और हमें न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, वाह। कंपोज्ड है 3 मेजर पार्ट्स में, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सन। The cell body contains cytoplasm, typical organs and certain granules called as Nissl granules. ये पूरा थ्योरी समझने से पहले हम डायग्राम समझते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ना हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझेंगे भाई। अगर स्ट्रक्चर से समझ में आ गया, उसी को शब्दों में लिख दिया थ्योरी में, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। तो कुछ इस प्रकार दिखता है हमारा न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को बेसिकली हमने डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन में डिवाइड किया। तो क्या ये तीनों शब्द आपको यहाँ पे दिखे? थ्योरी में लिखा था सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। और सेल बॉडी के अंदर निसल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। निसल्स ग्रैन्यूल्स भी आपको मैं दिखाती हूँ, ओके। सो कैन यू इमेजिन कि ये जो सेल बॉडी है उनके अंदर छोटे छोटे से डॉट डॉट कुछ दिख रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो दिस इज एक्सॉन। उनकी ये ब्रांचिंग को हम डेंड्राइट कहते हैं। उनकी मेन सेल बॉडी को सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमें डॉट डॉट्स ग्रेन्यूल्स लाइक पार्टिकल्स दिखते हैं, जिन्हें हमने नाम निसल्स ग्रैन्यूल्स रखा है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? जो कंटेन करता है निसल्स ग्रैन्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body also contains Nissls granule. Oh, sorry, it's hanging. Wait. Okay.
तो उन्होंने बोला है कि ये जो डेंड्राइट्स आपको प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ना, उनके अंदर इसमें निसल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का ही आएगा असर्शन रीजनिंग में कि क्या निसल्स ग्रैन्यूल्स सिर्फ सेल बॉडी में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि ये जो निसल्स ग्रैन्यूल्स है हमारे डेंड्राइट्स वाले पोर्शन में भी पाए जाते हैं। इसी की वजह से एनसीईआरटी ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। कैन यू इमेजिन, एनसीईआरटी ने कष्ट किया अपने हाथों से लिखने के लिए कि जो ये हमारे निसल्स ग्रैन्यूल है वो डेंड्राइट्स में भी पाए जाते हैं। अगर एनसीईआरटी ने कष्ट किया है तो वो आपको भी कष्ट देगा। सो मेक श्योर आपको याद हो, ठीक है, कि जो निसल्स ग्रैन्यूल है वो डेंड्राइट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। दिस फाइबर ट्रांसमिट्स इम्पल्स टूवर्ड सेल बॉडी। तो ये डेंड्राइट का फंक्शन क्या बता रही है कि भाई यहाँ से इम्पल्स दिया तो ये इम्पल्स क्या करता है, कुछ इस तरीके से फॉरवर्ड करता है, फर्दर लेके जाएगा। सो इट्स अ कलेक्टिंग इम्पल्स, मतलब इम्पल्स कलेक्टिंग एरिया है, ठीक है। तो डेंड्राइट क्या करता है, इम्पल्स को कलेक्ट करता है। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर। क्या आपको एक्सॉन दिख रहा है भाई, क्या आपको दिखा, आप लोगों को दिखा एक्सॉन? ये एक लॉन्ग फाइबर, एक लंबी सी धागा है। आपको सबको दिख रहा है, दिस मच बिग इज द एक्सॉन। द डिस्टल एंड विच इज ब्रांच, डिस्टल एंड यानी कि उनकी जो पूंछ है वो ब्रांच है। तो क्या आपको एक्सॉन की पूंछ दिख रही है जो ब्रांच है, अगेन उसका भी अलग नाम है, ठीक है, क्या आपको दिखा? यस। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो एक्सॉन की पूंछ है वो उनकी टर्मिनेशन एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में हो रही है, जिस बल्ब को हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। क्या आपको दिखा यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब? क्या आपको डायग्राम में दिखा साइनेप्टिक नॉब? which possess synaptic vesicles containing chemicals called as neurotransmitter। और इस साइनेप्टिक नॉब को जब आपने जूम किया तो आपको पता चलेगा इनके अंदर होता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या आपको साइनेप्टिक वेसिकल्स दिखना है? जस्ट वेट एंड वॉच, आपको आगे दिख जाएगा, आपको मैं बताऊंगी। और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। द एक्सॉन ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अवे मतलब ये जो एक्सॉन है ये दूसरे न्यूरॉन्स को इम्पल्स ट्रांसमिट करने के लिए यूजफुल होता है। तो साइनैप्स और द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, तो मैंने आपको बताया था कि एक न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2 कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। इनके बीच के स्पेस को साइनैप्स कहते हैं, या साइनैप्स या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आपके माउथ के मसल को थोड़ा सा ईज देने के लिए हमने साइनैप्स रखा है। अगर आपको साइनैप्स शब्द पसंद ना आए तो आप न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कि भाई ये डेंड्राइट्स के कितने नंबर है, ये एक्सॉन्स के कितने नंबर है। यहाँ पे आपको एक ही ब्रांचिंग दिख रही है ना, एक डेंड्राइट की ब्रांचिंग, मतलब सेल बॉडी के साथ एक ही डेंड्राइट प्रेजेंट है और एक्सॉन के साथ ये पूरा एक है, ठीक है। तो ये पूरा एक क्या प्रेजेंट है, साइनेप्टिक नॉब प्रेजेंट है, एक्सॉन प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन, कि कितने एक्सॉन है और कितने डेंड्राइट्स है, उनके बेसिस के ऊपर हमारे जो न्यूरॉन्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज मल्टीपोलर, 1 एक्सॉन, एक एक्सॉन हो और 2 और मोर डेंड्राइट्स हो, बहुत सारे डेंड्राइट्स हो, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। मेक श्योर अगर एग्जाम्पल आया है तो आपको पूछेगा, मतलब आपको एनसीईआरटी पक्का ही पूछेगा। इसके एग्जाम्पल मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहाँ देखने को मिलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। भाई ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, हमारे ब्रेन का पार्ट है। हमारा नेक्स्ट इसका जो सेक्शन है उसके अंदर ब्रेन पढ़ेंगे, मैं बता दूंगी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसे कहते हैं। फिलहाल के लिए आपको याद होना चाहिए कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की डेफिनेशन क्या पूछेगा भाई एनसीईआरटी? एक्सॉन तो एक ही होना चाहिए, बट जो डेंड्राइट्स है वो 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होने चाहिए। सो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स देखिए किसमें पाया जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। बाइपोलर न्यूरॉन, जिनके अंदर एक्सॉन तो एक ही हो, जिनके अंदर एक्सॉन तो हमारे पास भैया एक ही हो लेकिन डेंड्राइट भी एक हो, तो एक एक्सॉन और एक सिंगल डेंड्राइट जो हमें रेटिना के अंदर देखने को मिलता है, सो एन आई ऑफ रेटिना, उनके अंदर क्या पाया जाता है, बाइपोलर न्यूरॉन्स। पता है बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं, इट्स अ सीक्रेट, बताना मत, नहीं तो आपके +4 की जगह पे -5 हो जाएंगे, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि बाइपोलर न्यूरॉन्स, तो उन्हें लगता है कि 2 डेंड्राइट्स प्रेजेंट हो, और एनसीईआरटी यहाँ पे ही खेल जाता है।
सो मेक श्योर बाइपोलर वो किसके कंटेक्स्ट में बोल रहा है, एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों को मिलाकर बोल रहा है, तो एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट। सो मेक श्योर याद रहे कि बाइपोलर के अंदर एक डेंड्राइट पाया जाता है। वाई आई एम एम्फोसाइजिंग ऑन दिस, क्योंकि सच्ची में गलत करते हैं, दे ऑफन लूज। हमें अभी लग रहा है कि क्या तुन्नू सी बातें हैं, बट जब पेपर में आपको पूरा 720 का पेपर लिखना होता है ना, जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो में भी है, तो ये छोटी मोटी चीजें आप भूल जाते हो और आपका पूरा कबाड़ा हो जाता है। सो मेक श्योर ये सब याद रहे। दूसरा होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर के अंदर क्या होता है, जिसमें सेल बॉडी तो होती है विथ वन एक्सॉन, यूजुअली फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो यूनिपोलर के अंदर डेंड्राइट्स एब्सेंट होती है, सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होता है। और ऐसे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, इन सब की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। विद द डेफिनेशन एग्जाम्पल्स तो भाई इसे मुंह पे पता होना चाहिए, भले आप अपना नाम भूल जाओ, बट ये मत भूलना जब तक आपको नीट क्लियर करना है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन्स के अंदर भी वैरायटीज है, चॉकलेट के अंदर भी वैरायटीज होती है भाई। हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अगर उसके अंदर वैरायटी है, तो जो नेचर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसके अंदर तो वैरायटी ही वैरायटी होगी। तो वैरायटी नंबर 1 को हम कहते हैं माइलिनेटेड। वाह 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 वाह, इट साउंड्स सो प्रोफेशनल, इजंट इट? माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। जो हमारे जो न्यूरॉन्स है वो 2 प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। नंबर 1 इज द माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नंबर 2 इज द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। द माइलिनेटेड नर्व्स आर एनवलप्ड विद द स्वान सेल। माइलिनेटेड दिखता कैसा है भाई, आपको ये डायग्राम दिख रहा है? कैन यू इमेजिन, कैन यू सी दिस डायग्राम? ये माइलिनेटेड का एग्जांपल है। सो कैन यू सी एक्सॉन के ऊपर कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए गए। लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको दिख सके। सो आपको ये सेल्स दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर स्वान सेल। सो ऐसे न्यूरॉन जिनके न्यूरॉन के ऊपर से स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को ही माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। Which forms the myelin sheath? Swan cell एक सेल है जो myelin sheath, can you see this myelin sheath? जो myelin sheath का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया? The gap between the 2 adjacent myelin sheath, तो देख रहे हो ये नंबर 1 myelin sheath है, ये नंबर 2 myelin sheath है, उनके बीच में गैप प्रेजेंट है, राइट। इन गैप को क्या कहते हैं? इन गैप को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। दो नर्व्स की गैप को साइनैप्स कहते हैं, लेकिन एक्सॉन के ऊपर ही माइलिन शीथ के गैप को क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। कैन यू इमेजिन कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अनमाइलिनेटेड के अंदर क्या होता है भाई, ये पूरा हट जाता है, बस ये सिर्फ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। ये जो ऊपर से सेल चिपके हुए दिख रहे हैं ना, वो सेल्स प्रेजेंट नहीं होता है, बस, ठीक है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय Schwann सेल दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ। मतलब ये भी भाई इसके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं कि अनमाइलिनेटेड के पास Schwann सेल्स तो होते हैं, लेकिन ऐसे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है। मतलब उनके न्यूरॉन्स के ऊपर Schwann सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। Schwann सेल्स क्या करता है? जो माइलिन शीथ बनाता है। सो ये माइलिन शीथ जिसमें बनाएगा उसको माइलिनेटेड कहेंगे, लेकिन जिसमें नहीं बनाएगा उन्हें अनमाइलिनेटेड कहेंगे। क्यों उसमें कंफ्यूजन होता है? लोगों को लगता है कि अनमाइलिनेटेड है तो Schwann सेल होगा ही नहीं। नो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर अनमाइलिनेटेड शीट के अंदर Schwann सेल होता है, फंक्शनल नहीं होता है, ठीक है। एंड इट इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक, मतलब पेरिफेरल ऑटोनोम। कैन यू इमेजिन, हमें एनसीईआरटी कितना बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कैन यू इमेजिन, वो डायरेक्टली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लिख सकता था, लेकिन हमें कंफ्यूज करने के लिए, हमें अपने दिमाग पर जोर डालने के लिए उसने लिखा है ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर पाया जाता है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? हमने अभी तक पूरा बेसिक समझ लिया है, न्यूरॉन्स को समझ लिया है, न्यूरल सिस्टम को समझा है, डिफरेंट डिविजन्स को समझा है, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी को समझा है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स।
आपके दिमाग में एक क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि ये नर्व, ये जो हमारा न्यूरॉन्स है वो दिखने में कितना अलग है, वो कैसे स्टिमुलस को कैरी फॉरवर्ड करता होगा। नॉट ओनली दैट, वो न्यूरॉन नंबर 1 से न्यूरॉन नंबर 2 को कैसे पास ऑन करता है, हाउ दैट इज इवन पॉसिबल। और स्टिमुलस स्टिमुलस बोल रहे, स्टिमुलस दिखता कैसे है, व्हाट इज दैट। और क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि माइलिनेटेड है अनमाइलिनेटेड, डिफरेंस क्या है। अगर बीच में स्वान सेल्स आ गए तो कंडक्शन में क्या प्रॉब्लम नहीं होगी। इस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस 18.3.1 में मिलेगा, जहाँ पे हम देखेंगे इम्पल्स जनरेट कैसे होता है, हमारे डेंड्राइट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, और इम्पल्स कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है। ये पार्ट वन ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है। बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू ऑल, टू ऑल माई स्टूडेंट्स, मैं जो भी बोलते जाऊंगी, स्टॉप इट, लर्न इट देयर एंड देयर। आई एम रिपीटिंग इट। जब भी मैं जो बोल रही हूँ इस पर्टिकुलर इस सेक्शन में, जैसे कि मैंने एक लाइन बोला और आपको पता नहीं, आपको याद नहीं है, स्टॉप इट, दिमाग में याद करो एंड देन फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। इससे क्या होगा, ये जो चैप्टर, जो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, जो नॉट मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर बट द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन जिसे लगता है, आपको सबसे इजी लगेगा। इजी लगने के साथ साथ आपके 10, 15, 20 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज वेरी हाई क्योंकि लोगों को डिफिकल्ट लगता है, और एनटी इज प्रिपेयरिंग टू मेक अ टफ क्वेश्चन दिस ईयर, तो वो टफ सेक्शन से ही क्वेश्चन उठाने की प्रोबेबिलिटी है। सो आई एम हियर टू मेक ऑल द टफ वाले जो टॉपिक है इनटू एन इजी वन। सो आई होप कि यू विल बी द रेडी पर्सन टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी मैं बोलूंगी याद करते जाइएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ना प्लीज, अंडरस्टैंड, अदरवाइज पूरा खिचड़ी पक जाएगा आपके दिमाग में एंड यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो आर यू ऑल रेडी? ठीक है, समझते हैं। हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं। न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। अब क्या कर रहे हैं, इस न्यूरॉन को हमने जूम किया तो हमें ऐसा कुछ सरफेस दिखा और ये हमारे पास हमारी माइलिन शीट आ गई। ठीक है, क्या आपको जूम्ड पोर्शन दिख रहा है? ठीक है, बोल रहा है कि न्यूरॉन्स में एक्साइटेबल सेल्स, एक्साइटेबल मतलब इनको हल्का सा टच करेंगे गुदगुदी होनी स्टार्ट हो जाती है, दैट मीन्स एक्साइटेबल सेल्स है। क्योंकि इनके मेम्ब्रेन ना पोलराइज हो सकते हैं। पोलराइज पता है ना कि अंदर कोई फ्लूइड प्रेजेंट होगा, बाहर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होगा। पोलैरिटी कब आती है, जब अंदर की फ्लूइड का चार्ज और बाहर की फ्लूइड का चार्ज डिफर करे। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हमारे अंदर चार्ज होते हैं, भाई हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स तो होते हैं ना, हमारे अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऑफकोर्स वो आयंस ही पोलैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है भाई हमारी बॉडी के अंदर, तो ऑफकोर्स पोलैरिटी तो होगी। व्हाट इज पोलैरिटी? डिफरेंस इन द आयंस, या तो अंदर पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, दैट इज नथिंग बट द पोलैरिटी। ठीक है, डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज पोलराइज? क्या आपको पता है पोलराइज क्यों है? मैं आपको बता दी कि हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, आयंस प्रेजेंट है, तो कभी अंदर ज्यादा पॉजिटिव हो गया, कभी बाहर ज्यादा पॉजिटिव हो गया। आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आया होगा कि भाई अंदर पॉजिटिव कब क्यों ज्यादा होगा? तो मैं बता दूं, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक गुफा प्रेजेंट होते हैं जिससे आयंस अंदर बाहर कर सकते हैं। समटाइम कुछ पॉजिटिव ज्यादा अंदर आ जाते हैं एंड समटाइम कुछ पॉजिटिव ज्यादा बाहर चले जाते हैं। तो क्या ये सब मैनुअल है? नहीं भाई, कंट्रोल्ड है हमारी बॉडी से। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन, कि बहुत सारे आयंस न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दिस आयंस चैनल आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन, कि मैंने बताया था कि ये न्यूरॉन्स है ना, लेट मी चेंज द कलर, लेट मी मेक इट। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत से ऐसे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये परमिएबिलिटी डिफरेंट मतलब ये पर्टिकुलर चैनल एक पर्टिकुलर आयन को ही अंदर आने देते हैं। दैट इज वाई इन्होंने यहाँ पे शब्द यूज किया है सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि अगर मैं सोडियम पोटेशियम का चैनल हूँ तो मैं अपने अंदर से सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को ही आने दूंगा, बाकी मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैं उनको आने नहीं दूंगा। ठीक है, व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, यानी कि रेस्टिंग स्टेज पे है,
कि जब इम्पल्स कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, यानी कि रेस्टिंग स्टेज पे बेचारा जो हमारा न्यूरॉन है बहुत ही शांत है। सो वो क्या है, रेस्टिंग स्टेज में, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में मैं बोल सकती हूँ कि यानी कि वो बहुत ही शांत है, कोई सिर्फ पोलैरिटी डिफरेंस है, दैट्स इट, मतलब कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, आपने टर्म्स को समझते हुए जाइए, ठीक है। तो पोलराइज्ड क्या हुआ, हमारे बॉडी में भाई इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस है, वाटर की प्रेजेंस है। तो जो एक्सॉन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड प्रेजेंट है और जो एक्सॉन के बाहर है, उनके बीच में पोलैरिटी यानी डिफरेंस इन चार्ज है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन, डिफरेंस इन चार्ज क्यों होगा, क्योंकि चैनल्स की वजह से कुछ कुछ आयन जा सकते हैं और कुछ कुछ आयन बाहर आ सकते हैं, और ये चैनल्स किसको आने देंगी, दैट सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि अगर मैं सोडियम पोटेशियम चैनल हूँ तो मैं सिर्फ स्पेसिफिकली सोडियम पोटेशियम को जाने दूंगा, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं किसी भी आयंस को अपने अंदर से एंट्री नहीं दूंगा। सो दैट इज नथिंग बट द सिलेक्टिवली परमिएबल ऑफ ये जो चैनल्स के होते हैं, ठीक है। सो द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। सो हम जब चार्ज कंडक्शन पढ़ रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट दो आयन होते हैं, सोडियम पोटेशियम। ऐसा अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई बाकी सब आयन्स नहीं होते हैं क्या, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पता चलेगा कि हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंट आयन्स होते हैं, बट यहाँ पे चार्ज कंडक्शन के लिए जो दो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो आयन्स क्या होते हैं हमारे, सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों की रिलेटिव परमेबिलिटी, उनके कैसे अंदर आने से बाहर जाने से हमारी पोलैरिटी चेंज होती है और कैसे चार्ज का कंडक्शन होता है। सो आपने फिजिक्स पढ़ा है, आपको पता है वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, वोल्टेज का डिफरेंस, राइट। वी नीड टू हैव वोल्टेज डिफरेंस। सिमिलरली यहाँ पे भी चार्ज कंडक्ट हो पाए, जैसे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए, यहाँ पे भी कुछ परमिएबिलिटी डिफरेंस हमें होना चाहिए। तो जब एक हमारा एक्सॉन एक रेस्टिंग स्टेज में होता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है वो परमिएबल होता है पोटेशियम के लिए, नियरली इम्परमिएबल होता है सोडियम के लिए। परमिएबल पोटेशियम के लिए मतलब भाई वो शांत स्टेट में वो पोटेशियम को ही सिर्फ अंदर आने देगा, यानी कि अंदर पोटेशियम आए जा रहा है तो भाई अंदर क्या चार्ज होगा, ठीक है। दिमाग लगाओ कि परमिएबल पोटेशियम आयन के लिए, यानी कि पोटेशियम आयन अंदर आएगा, और इम्परमिएबल है सोडियम आयन के लिए। Similarly, the membrane is impermeable to negatively charged protein प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, और यहाँ पे कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बहुत प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रेस्टिंग स्टेज में ये बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में हमारा जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए। Consequently, the exoplasm inside the axon contain high concentration of K+ and negatively charged protein, और इसी की वजह से K+ अंदर ज़्यादा होगा, K+ अंदर ज़्यादा होगा, साथ ही साथ नेगेटिवली चार्ज भी ज़्यादा होगा, और लो कंसेंट्रेशन किसका होगा भाई, सोडियम का कंसेंट्रेशन लो होगा, क्योंकि एक्सोनल मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में इम्परमिएबल होता है सोडियम के लिए। In contrast, the fluid outside the axon contain a low concentration of K+. अगर मैं अपोजिटली बात करूं, अगर एक्सोप्लाज्म के अंदर K+ ज़्यादा है तो ऑफकोर्स बाहर K+ कम होगा, अंदर Na+ कम है तो ऑफकोर्स बाहर Na+ ज़्यादा होगा। Is it vice versa? क्या आपको पता चल रही है vice versa? सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिए। K+ और Na+, तो ये वाइजा वर्सा चलता है, ठीक है। ओके, लो कंसेंट्रेशन ऑफ K+, अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ Na+ एंड थस फॉर्म्स अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसी की वजह से, इसी एक्टिविटी की वजह से क्या हम कह सकते हैं देयर इज अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आपको क्या याद रखना है, रेस्टिंग स्टेज में हमारा जो एक्सोप्लाज्म होता है, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है, वो ज़्यादा परमिएबल होता है सोडियम पोटेशियम के लिए, इसी की वजह से इंटरनली एक्सोप्लाज्म के अंदर K+ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑफकोर्स अगर अंदर K+ की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो बाहर K+ की मात्रा कम होगी। हमें ये भी पता है इम्परमिएबल होता है नेगेटिवली चार्ज आयन के लिए,
ठीक है, इसका मतलब अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स बाहर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कम है। अगर मैं सोडियम की बात करूँ, ये सोडियम तो इम्परमिएबल है, यानी कि सोडियम हमारे ये एक्सोप्लाज्म के अंदर जा ही नहीं सकता। अगर ये जा नहीं सकता तो अंदर Na+ की मात्रा बहुत कम होगी और बाहर Na+ की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। बस उन्होंने यही बताया है, और इसी डिफरेंस की वजह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होता है। ठीक है, क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स? मैं जो बोल रही हूँ याद करते जाओ बस, ज़्यादा क्यू, व्हाट, वाई ये इसमें मत लगाना, इस पर्टिकुलर सेक्शन में मत लगाना कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये इम्परमिएबल ही क्यों है। इसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा और नेचर से पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय एक्टिव transport of ion by sodium potassium pump which transport 3Na+ outward and 2K+ inward। याद रखना है कि रेस्टिंग स्टेज में एक सोडियम पोटेशियम पंप, ये चैनल्स तो होते ही है, लेकिन एक स्पेशल चैनल पाया जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। इसमें क्या होता है, 3Na+ बाहर आता है, यानी कि 3Na+ बाहर आता है और 2K+ इनसाइड जाता है। देखो ये 3Na+, 2K+, ये याद होना चाहिए 2। ठीक है, अभी एक नोकिया पता है भाई, ये मुझे ना पता चला था किधर से, तो नोकिया। ठीक है, ओके, तो इससे क्या एक ट्रिक है पता है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज होता है कि कौन बाहर आता है कौन अंदर जाता है। तो ये याद रखना, N से Na+ बाहर जाता है, K+ इनवर्ड जाता है। ठीक है, as a result the outer surface of axonal membrane possess a positive charge while the inner become negatively charged and therefore it's polarized. The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as resting potential। क्या आपको पता है? तो रेस्टिंग स्टेज में क्या था भाई, अंदर बहुत सारा K+ था, तो ये पोलैरिटी डेवलप हो गया था। तो ये पोलैरिटी को डेवलप करने के लिए क्या हुआ था, पोलैरिटी डेवलप हो गई थी। तो इस पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए कि भाई अंदर पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा हो गए तो भाई पोलैरिटी डिफरेंस आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारा जो एक्सोनल मेम्ब्रेन एक रेस्टिंग स्टेज पे रह सके, उसके लिए हम क्या करते, एक्टिवेट करते सोडियम पोटेशियम पंप को। प्लीज़ मैं अगेन बोल रही हूँ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वाई इट इज सो, प्लीज़ इस पर्टिकुलर सेक्शन में तो मत लगाइए। भले आप बाकी दूसरे पार्ट में लगा सकते हैं, आपको आंसर भी मिल जाएगा, बट इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप लगाएंगे क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। बाय द वे ये आपको बहुत ही बेसिक लेवल से कि कैसे इम्पल्स ट्रैवल करता है। सो प्लीज़ बेसिक को फॉलो अप करते रहिए। आपको एनसीईआरटी यही पूछेगा कि भाई सोडियम पोटेशियम पंप कितने सोडियम इन करता है, कितने पोटेशियम आउट करता है। सो मैंने आपको नोकिया का बता दिया है, ठीक है, ट्रिक, तो ये याद रखिए। तो वो क्या करता है, सोडियम पोटेशियम को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने से क्या होता है, 3 सोडियम बाहर आता है और 2 पोटेशियम अंदर जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, द आउटर सरफेस ऑफ पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज। अभी देखिए यहाँ पे सब रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। अगर 3 सोडियम बाहर आ रहा है और 2 पोटेशियम अंदर जा रहा है, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है। ज्यादा पॉजिटिव किधर है, 3 के पास है ना। इसी की वजह से हम कह रहे हैं कि एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस करता है पॉजिटिव चार्ज। देखिए हमारे बॉडी में या नेचर में कुछ भी, कोई चीज़ ज़्यादा है कम है, हमेशा याद रखिएगा वो रिलेटिव कंसेप्ट है। तो अगर मैं बोल रही हूँ बाहर पॉजिटिव हो गया, दैट डजंट मीन कि अंदर पॉजिटिव आयंस नहीं है, अंदर भी पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, बट रिलेटिव हम बात करेंगे तो बाहर जो एक्सोनल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। इसी की वजह से यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक शब्द यूज किया है, आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द इनर सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज। और कंपेरेटिवली इनर सरफेस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और हम बोल सकते हैं जो हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड हो गया है, ठीक है। और इस पोलराइज्ड स्टेट में ऑफ कोर्स डिफरेंस क्रिएट हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव का, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होगा और इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। यू माइट बी क्यूरियस टू नो about the mechanism of generation
of the nerve impulse and its conduction along an axon. तो एनसीईआरटी बोल रहे आपको बहुत ही दिलचस्पी हो रही होगी जानने के लिए कि भाई जनरेशन कैसे होता है इम्पल्स का, कंडक्शन कैसे होता है. भले ही आपके माइंड में भाई बोल नहीं मुझे नहीं जानना है, मुझे ये सब जानना ही नहीं है, भले आपके माइंड में ऐसे चल रहा हो, बट एनसीईआरटी ने अज्यूम किया कि भाई आप बहुत ही स्टूडियस बच्चे हो, आपको क्यूरियोसिटी हो रही है कि जनरेशन कैसे होता है, कंडक्शन कैसे होता है. ओके, आई अंडरस्टैंड एंड कंप्लीटली अंडरस्टैंड, डोंट वरी. हम एनसीईआरटी को थोड़ा इस लाइन को निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है. लेट्स निग्लेक्ट दिस लाइन कि भाई हमें कोई क्यूरियोसिटी नहीं है बट नीड देना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा. व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्टिमुलस दिया, ओके, ऑन अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पॉइंट ए. तो चलिए हम डायग्राम को भी लेके चलते हैं. पॉइंट ए यानी कि मैंने यहाँ पे, कहनी आपको बिल्कुल दिख रहा है, ओके. तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे सिग्नल दिया, पॉइंट ए पे मैंने क्या किया, इम्पल्स दिया, इम्पल्स आया. कैसे होगा उसके बाद देखिए क्या होगा, थ्योरी भी पढ़ेंगे, डायग्राम को भी समझेंगे, ठीक है. द मेम्ब्रेन एट अ साइट ए बिकम फ्रीली परमिएबल टू Na+. अब क्या हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम पंप चालू है, 3 सोडियम बाहर आ रहा है, तो बाहर पॉजिटिव ज्यादा हो गया और अंदर नेगेटिव हो गया. क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे कि क्या है, बाहर पॉजिटिव है, रेस्टिंग. ये यहाँ पे क्या, ये रेड मार्क क्या बता रहा है कि यहाँ पे स्टिमुलस आया है, ये बाकी क्या बता रहा है, रेस्टिंग पार्ट है. और हमने क्या देखा कि रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, बाहर पॉजिटिव होता है. क्यों बाहर पॉजिटिव होता है, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से. और अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है. बाहर पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि 3 सोडियम आउट जाता है और 2 पोटेशियम इन जाता है. लेकिन जैसे ही साइट ए, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये साइट ए है, इस पर जैसे ही इम्पल्स आया, ये जो मेम्ब्रेन है ना, क्या होता है पता है, ये मेम्ब्रेन ना फ्रीली परमिएबल होता है Na+ के लिए. तो जो जहाँ पे बाहर पॉजिटिव था, अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव अगर अंदर जाने लगा तो ऑफ कोर्स इंटरनली क्या हो जाएगा, अभी अंदर पॉजिटिव हो जाएगा. तो कैन यू इमेजिन, कैन यू सी, यहाँ पे अंदर पॉजिटिव दिखा रहा है और बाहर नेगेटिव दिखा रहा है. क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही स्टिमुलस आया, ये जो मेम्ब्रेन है हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन, वो फ्रीली परमिएबल यानी कि भाई जितने भी सोडियम है सब अंदर आ जाओ, सब अंदर आ जाओ, सबको अंदर बुला लिया. तो उससे क्या होगा, कंपेरेटिवली इंटरनल वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया. और जो बाकी जिस साइड पे स्टिमुलस है, बस वही साइड क्या हुआ है, फ्रीली परमिएबल हुआ है सोडियम के लिए. इसी की वजह से सिर्फ इतना सेक्शन क्या बताया है कि अंदर पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब जगह क्या है, बाहर पॉजिटिव है. इतना क्लियर हुआ, ठीक है. बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है कंसेप्ट, ठीक है. सो इफ यू आर थिंकिंग ईजी नहीं है, इट्स वेरी वेरी ईजी, ठीक है. अब देखिए क्या कह रहा है, this lead to a rapid influx of Na followed by the reversal of the polarity at the site. कि जैसे फ्रीली परमिएबल हुआ तो इन्फ्लक्स हुआ, इन्फ्लक्स यानी कि बहुत सारे सोडियम अंदर आ गए. इससे क्या हो गया, पोलैरिटी रिवर्स हो गई. पहले बाहर पॉजिटिव था, अब जैसे इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का, अंदर पॉजिटिव हो गया, तो रिवर्सल हुआ. तो आपको क्या हर एक लाइन समझ में आ रही है कि नहीं माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी बता देना प्लीज. समझ में आ रहा है कि क्योंकि हम डायग्राम्स को भी ले रहे हैं और थ्योरी को भी ले रहे हैं, होप कि सब कुछ क्लियर हो रहा है. दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेनियस बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द इनर बिकम पॉजिटिवली चार्ज. इससे क्या होगा, अंदर वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट ए इज थस रिवर्स्ड. इसी की वजह से जो हमने रेड सेक्शन में ये देखो हाईलाइटेड था, यहाँ ये वाला पोर्शन, ये क्या, इसकी पोलैरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई. अपार्ट फ्रॉम जो बाकी उसके जो साइड वाले मेम्ब्रेन वाले पार्ट थे उनके कंपेयर में. द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट अ साइट ए इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल. तो जो पोटेंशियल रिवर्स ऑफ पोलैरिटी की वजह से इस पर्टिकुलर पार्ट में आई है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. 2 इंपॉर्टेंट वर्ड अभी तक आ चुके हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल. क्लियर हुआ दोनों भी, ठीक है. ओके, which is in fact termed as nerve impulse. इसको in fact हम एक लेमन भाषा में impulse बोल सकते हैं कि भाई एक impulse आ रहा है. At site immediately ahead, the axon site B membrane has a positively charged on the outer surface and a negatively charged on an inner surface. बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर साइट के जस्ट बाजू में क्या है, अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है. ठीक है, ये तो मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया था, ठीक है. As a result, current flow on an inner side from site A on an inner surface from A to B. Can you imagine? तो क्या आपको यहाँ पे सर्किट दिख रहा है?
और इसी की वजह से क्या होता है, देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट। देख रहे डिफरेंस आया, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको पता ही इस तरीके से कुछ फ्लो होगा इम्पल्स का। तो डिफरेंस क्रिएट हुआ इस सेक्शन ए और सेक्शन बी में देखा, तो क्या होगा, करंट कुछ इस तरीके से इम्पल्स फॉलो अप होते जाएगा। तो जैसे इसकी पोलैरिटी रिवर्स होगी देन ये फर्दर ऐसे मूव करेगा, देन इसकी पोलैरिटी रिवर्स होगी देन ऐसे मूव करेगा। सो कैन यू सी कि कैसे इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है। क्लियर हुआ, देखो बिल्कुल भी लॉजिकल चीजें हैं, अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। तो इससे क्या होगा, पॉइंट ए यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा इम्पल्स कैरी आउट होगा। सो कैन यू सी हमारे नेचर के अंदर क्या क्या मैकेनिज्म हो रही है कि बाजू बाजू में पोलैरिटी डिफरेंस क्रिएट किया और उससे क्या हो रहा है, हमारा फॉरवर्ड जा रहा है इम्पल्स। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए, यानी कि इन शॉर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ठीक है। टू कंप्लीट द सर्किट फ्लो, हैंस द पोलैरिटी एट द साइट इज रिवर्स। देन फर्दर मैंने आपको बोला था कि ए टू बी जा रहा है, देन बी का पोलैरिटी रिवर्स होगा, देन बी टू सी जाएगा, ठीक है। एंड द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट बी। थस इम्पल्स जो हमारा एक्शन पोटेंशियल था इज जनरेटेड एट अ साइट ए अराइव्स एट अ साइड बी, यानी कि जो हमारा डिफरेंस, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था ए से अभी बी पे शिफ्ट हो जाएगा, देन बी से सी पे शिफ्ट होगा, देन कंटिन्यू होते रहेगा। दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ एन एक्सॉन, और ये क्या है, ये सेम सीक्वेंस रिपीट होते रहेगा पूरे एक्सॉन में। एंड कॉन्सिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड, और इसी तरीके से हमारा इम्पल्स कंडक्ट होता है। तो क्या भाई आपको पढ़ के लगा डिफिकल्ट है? सभी ने ऑलरेडी एक नोशन बना लिया कि बड़ा डिफरेंस, इसमें क्या था, इसमें क्या रॉकेट साइंस था, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि भाई इसके अंदर क्या रॉकेट साइंस था। बस इम्पल्स के अंदर अगर आपने बेसिक फिजिक्स भी पढ़ा है ना 8th-9th में, तो आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव इम्पल्स कैरी आउट होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमें पोलैरिटी डिफरेंस चाहिए, दैट्स इट, यू नीड नथिंग अपार्ट फ्रॉम इट, राइट। तो ये क्या होगा, डिफरेंस इन पोलैरिटी की वजह से हमारा इम्पल्स है जो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा, ठीक है। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमिएबिलिटी टू Na इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। असर्शन रीजनिंग आएगा कि हमें पता है कि Na, हमने बोला था कि जैसे इम्पल्स आएगा तो क्या होगा, परमिएबल हो जाएगा, फ्रीली परमिएबल हो जाएगा। बट एनसीईआरटी यहाँ पे एक और शब्द कहती है कि जो फ्रीली परमिएबल है ना, फ्री वाली चीजें बहुत कम टाइम तक रहती, राइट। जैसे कि सेल लगा है तो वो पूरे 365 डेज तो सेल होगा नहीं, वो सिर्फ 1 और 2 दिन सेल होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो फ्रीली परमिएबिलिटी है ना सोडियम का, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। इट इज क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन द परमिएबिलिटी ऑफ Na+। इसी की वजह से जैसे सोडियम अंदर आता है तो क्या होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, Na+ की परमिएबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेस्टिंग स्टेट में Na से K+ के लिए ज़्यादा परमिएबल है और Na के लिए बिल्कुल भी परमिएबल नहीं है। लेकिन जब स्टिमुलस आता है तो उल्टा हो जाता है। तो एनसीईआरटी कह रही कि जो स्टिमुलस आता है जिससे इसकी पोलैरिटी, इसकी जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो बहुत ही कम पीरियड के लिए होता है। तो देखिए ये दोनों चीज़ें याद करने वाली चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि इसे असर्शन रीजनिंग आता है पक्का ही आपको टेस्ट में दिखेगा अगर आप कोई टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो तो। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड K+ डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। कि जैसे Na+ बहुत ज़्यादा आता है तो ऑफकोर्स ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इसको रिवर्स करने के लिए, डिसबैलेंस ना हो तो हमारी जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो अपने रियल रूप में आ जाती है, दैट इज मोर परमिएबल टू K+. At a site of excitation and the fiber become one more responsive to further stimulation. और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है, that's it, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। स्टिल इफ यू फील कि क्लियर नहीं है तो जिस चीज़ पे मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ वो याद कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई पेपर में ये नहीं बोलेगा कि आप कंडक्शन एंड जनरेशन एक्सप्लेन कीजिए। एक प्लस पॉइंट है, राइट, इजंट इट्स अ प्लस पॉइंट। तो आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड शब्द बताए हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 200% है, मेक श्योर आप एटलीस्ट वो पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी आपसे ये थ्योरी पूछेगा नहीं कि भाई बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे कंडक्शन होता है। ये सिर्फ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है।
फिलहाल तो, ठीक है। बट मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, अगर आपको वापस समझना है रिवाइंड इट, क्योंकि एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर एक बार में समझ में आता तो हम साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। सो बार बार पढ़िए, टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, गोइंग टू अंडरस्टैंड, और याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, विच इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक नर्व के अंदर कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है। अभी जो आपका क्वेश्चन था ना कि अगर ये एक नर्व है, ये एक नर्व है, उनके बीच में साइनैप्स होता है, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इम्पल्स के थ्रू जा रहा है, तो ये साइनैप्स को कैसे फॉरवर्ड करेगा, कूद के तो जा नहीं सकता है, इजंट इट। तो साइनैप्स एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन तक स्टिमुलस कैसे जाता है, दैट इज नथिंग बट ऑल अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ट्रांसमिट करना फ्रॉम एक एक्सॉन टू अनदर एक्सॉन। आर यू ऑल रेडी टू एंटर दिस अमेजिंग सेक्शन? देन हमारा ब्रेन प्यारा सा होगा। क्या बोल रहा है देखिए, the nerve impulse is transmitted from one neuron to another through a junction called as synapse। मैंने बताया था इसे हम क्या कहते हैं भाई, साइनैप्स कहते हैं। तो ट्रांसमिशन 1 से 2 होता है थ्रू साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है आपको तभी तक पता चल गया होगा, एंड फॉर्चुनेटली याद भी हो गया होगा। A synapse is formed by the membrane of the presynaptic neuron and the postsynaptic neurons। यानी कि ये जो नंबर 1 होता है उसे हम प्री कहते हैं, और जो आगे वाला होता है उसे पोस्ट कहते हैं। तो ये हमारा न्यूरॉन्स, ये हमारा क्या हो गया, ये साइनैप्स हो गया, साइनैप्टिक वेसिकल हो गया, मतलब एक साइनैप्टिक वेसल, दूसरा साइनैप्टिक वेसल, और इनके बीच में जंक्शन है। तो इसे नंबर 1 वाले को क्या कहेंगे, क्या दिख रहा है आपको, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। सो नंबर 1 वाले को कहेंगे प्री साइनैप्टिक, और नंबर 2 वाले को कहेंगे पोस्ट साइनैप्टिक। ये तो बहुत ही बेसिक सी इंग्लिश है भाई, याद हुआ, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। क्या विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय द गैप, जिसे हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। सो ये जो एक्सॉन है ऐसा भी हो सकता है एकदम चिपके, एकदम टच हो, यानी कि गैप एब्सेंट है। गैप प्रेजेंट भी हो सकता है, जिसे हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्लेफ्ट पता है ना, काई को क्लेफ्ट बोलते, बहुत गहरी चीजें होती है दो पहाड़ों के बीच में, दैट इज क्लेफ्ट। So that is nothing but a synaptic cleft. There are 2 types of synapses, namely electrical synapses and chemical synapses। यानी कि जो दो connections होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक न्यूरॉन और एक नंबर 1 न्यूरॉन और नंबर 2 न्यूरॉन के बीच का जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, या तो वो इलेक्ट्रिकल हो सकता है या तो वो केमिकल हो सकता है। एट इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, अगर इलेक्ट्रिकल साइनैप्स से भाई नाम ही बता रहा है, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो अगर इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, तो अगर आपका क्वेश्चन है कि क्लेफ्ट को कैसे पार करेगा, पार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नंबर 1 न्यूरॉन है नंबर 2 न्यूरॉन एकदम चिपके हुए हैं, जस्ट लाइक दैट, इट सीम्स टू बी 1। मतलब नंबर 1 न्यूरॉन नंबर 2 न्यूरॉन अलग अलग दिखते ही नहीं है, क्योंकि उनके बीच का साइनैप्टिक क्लेफ्ट है वो बहुत ही थोड़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम 1 न्यूरॉन इनटू अनदर अक्रॉस द सिनेप्सेस। यानी कि इसी की वजह से, बहुत ही कम स्पेस की वजह से क्या इजीली वो ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब एकदम चिपका हुआ है, इट सीम्स टू बी 1, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस के अंदर देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस इज वेरी सिमिलर टू द कंडक्शन इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। देखो ये एनसीईआरटी खुद बोल रहा है कि एक से दूसरे में जाना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट वाज सेम जैसे कि एक्सॉन के अंदर ट्रैवल करता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than across a chemical synapse. Of course, chemical synapse है यानी कि उनके बीच में स्पेस है, उनके बीच में ये बहुत बड़ा गड्ढा पाया गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट पाया गया है, तो इसी की वजह से उसको उनको भी पार करना है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट को भी पार करना पड़ेगा। So electrical synapse is always faster than that across the chemical synapse. इसका रीजन क्या है? देखिए, जो केमिकल साइनैप्स है उनके बीच में क्लेफ्ट होता है, तो उसको पार करने के लिए ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, इसमें कुछ बोलते ना क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप हो, ठीक है, इट्स यू, ठीक है,
ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, दोनों को ना पॉइंट ये समझो इट्स यू राइट, और ये आपका एक फ्रेंड है, ठीक है। आप दोनों को क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। आपने पाथ पी को फॉलो किया और इसने पाथ क्यू को फॉलो किया राइट, दिस इज वन और दिस इज क्यू, दिस इज पाथ क्यू, ठीक है। अभी पता चला कि आपको ने क्लेफ्ट को भी पार करना है और उसमें नो क्लेफ्ट है। ऑफ कोर्स किसको ज्यादा टाइम लगेगा, आपको, क्योंकि आपको एक क्लेफ्ट को भी पार करना है। सिमिलरली जिसमें भी क्लेफ्ट होगा उनके अंदर क्या होगा, उनको ना ज्यादा टाइम लगेगा टू क्रॉस दैट, टू ट्रांसमिट दैट इम्पल्स। दैट इज वाई हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज ऑलवेज फास्टर एज कंपेयर टू केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स आर रेयर इन अवर सिस्टम, लेकिन जो फास्टर है वो हमारे सिस्टम में बहुत ही रेयर है, वो बहुत ही कम जगहों पे पाया जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी फास्ट इलेक्ट्रिकल। अगर ज़्यादा हमारी बॉडी में ऐसा हुआ तो हमारी बॉडी हमेशा करंट खाती रहेगी। ऑफकोर्स इसी की वजह से इलेक्ट्रिकल साइनैप्स क्या हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या बोल रहे हैं कि एट अ केमिकल साइनैप्स, अभी हम आते हैं जिसमें क्लेफ्ट को पार करना पड़ता है, ऑफकोर्स वक्त ज़्यादा लगेगा, और ये हम किस में देखते हैं, केमिकल साइनैप्स के अंदर देखते हैं। तो केमिकल साइनैप्स के अंदर जैसे कि क्लेफ्ट है, तो हमने देखा था जिनके पास भी क्लेफ्ट होता है तो उनके पास प्री एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन होता है। तो ये जो प्री एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है आर सेपरेटेड बाय द फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड एज साइनैप्टिक क्लेफ्ट। इसमें एक और बात हमें क्या बता रही है एनसीईआरटी, कि समझो ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इजंट इट। ये जब दोनों न्यूरॉन सेपरेटेड है तो यहाँ पे क्लेफ्ट बना है, तो ये जो स्पेस खाली है उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, लोगों को याद नहीं रहता है कि इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है। डू यू नो हाउ द प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट्स एन इम्पल्स अक्रॉस द साइनैप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन? क्या आपको पता है ये क्लेफ्ट के थ्रू हमारा इम्पल्स कैसे ट्रैवल करता है फ्रॉम न्यूरॉन 1 टू न्यूरॉन 2? तो उसी को हम इस पर्टिकुलर पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सो केमिकल्स कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमने प्रीवियस में पढ़ा था ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है। तो ये क्लेफ्ट को पार करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प लेते हैं, आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दिस साइनैप्सेस। कि जैसे कि अगर आपको क्लेफ्ट करना तो आप रस्सी की हेल्प लेंगे, सिमिलरली अगर इम्पल्स को न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 तक जाना है थ्रू दिस साइनैप्टिक क्लेफ्ट, तो वो किसकी हेल्प लेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प लेगा। सो द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन्स वेसिकल फिल्ड विद दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ पाए जाते हैं भाई, उसी न्यूरॉन्स के नॉब में, उसी न्यूरॉन्स के एक्सॉन टर्मिनल्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। व्हेन एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अराइज एट द एक्सॉन टर्मिनल, कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्सॉन का लास्ट वाला पार्ट है, जैसे इम्पल्स यहाँ तक ट्रैवल करके आया, it stimulates the movement of synaptic vesicles toward the membrane where they fuse with the plasma membrane। यानी कि जैसे ही इम्पल्स यहाँ पे आया, इम्पल्स ने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है, ये जो वेसिकल्स में प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, एक्सॉन के टर्मिनल वाले मेम्ब्रेन से फ्यूज होना स्टार्ट करते हैं। फ्यूज होने के बाद अपने अंदर का न्यूरोट्रांसमीटर जो भी कंटेंट है इस क्लेफ्ट में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है, एंड रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। द रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर ये साइनैप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, जो हमारा क्या प्रेजेंट है, पोस्ट न्यूरॉन प्रेजेंट है, उनके रिसेप्टर्स में जाके बाइंड हो जाते हैं और वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, देन इम्पल्स वो क्या करता है, कैरी फॉरवर्ड करता है, ठीक है। देखिए और क्या बोल रहा है, द बाइंडिंग ओपन्स द आयन चैनल अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयंस वेयर which can generate a new action potential in the post synaptic neurons. The new potential develop may either be excitatory or inhibitory। क्या बोल रहा है कि जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ जुड़ेगा, वो क्या करेगा, एक न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा हमारे पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, और ये फर्दर क्या करेगा, इम्पल्स कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे न्यूरॉन्स ने न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प लेकर अपने सिग्नल को सप्लाई किया है फ्रॉम न्यूरॉन 1 टू न्यूरॉन 2 तक, ठीक है।
इतना क्लियर है? सो दिस रिप्रेजेंट्स कि कैसे साइनेप्टिक लेफ्ट होने के बावजूद भी हमारे न्यूरॉन्स ने सिग्नल को ट्रांसमिट किया है फ्रॉम न्यूरॉन 1 टू न्यूरॉन 2। और ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाला ही स्टिमुलस होगा। इट कैन आइदर बी एक्साइटेटरी और इट कैन आइदर बी इनहिबिटरी। ठीक है, इतना क्लियर है? सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है न्यूरॉन्स वाला पार्ट, जो हमारा मेजर चंक्स को कवर अप करता था। सो न्यूरॉन्स में हमने न्यूरॉन्स के सारे बेसिक्स को पढ़ा, डिवीजन को पढ़ा, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ा, कैसे कंडक्शन होता है, कैसे जनरेशन होता है, आयंस के एक्सचेंज को पढ़ा। वी हैव डन विथ एवरीथिंग। नाउ न्यूरॉन्स के अंदर हमारे, अगर हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहला कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो हमारा इंपॉर्टेंट है दैट इज ब्रेन, राइट? तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन, दैट इज नथिंग बट सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जहाँ पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। स्पेसिफिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो द ब्रेन इज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। वाओ, सो वाओ, हमें ये पता ही नहीं था कि हमारा जो ब्रेन है वो क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ठीक है, ब्रेन इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी एंड एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। हमारा ब्रेन ही है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कमांड के लिए भी, कंट्रोल के लिए भी। It controls the voluntary movement, balance of a body, function of a vital involuntary organs, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा। सो इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी की? ईदर बी इट योर वॉलेंट्री एक्शन, ईदर बी इट योर इनवॉलेंट्री एक्शन, बैलेंस की बात हो, A to Z हमारी बॉडी का फंक्शनिंग कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज नथिंग बट ब्रेन। थर्मोरेगुलेशन क्या होता है? थर्मोरेगुलेशन इज टेम्परेचर मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, राइट? तो हमारे बॉडी में ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? चलिए, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्ले अ क्रूशियल रोल। ठीक है, एंजाइम वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, राइट? तो अगर टेम्परेचर डिसबैलेंस हुआ, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएंगे। जैसे एंजाइम डीनेचर्ड होगा, क्या होगा? डीनेचर होगा। और जैसे ही डीनेचुरेशन होगा, व्हाट विल हैपन? आवर बॉडी विल शट डाउन, कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा। इसी की वजह से थर्मोरेगुलेशन इज क्रूशियल। हमारे हंगर को, हमारे थर्स्ट को, सर्कैडियन रिदम्स होता है ऑफ आवर बॉडी, कि हमें पता है कि 12 बजे सोना है तो हमारी बॉडी उस वक्त सोती है। ऑफ कोर्स यू फील टायर्ड एट नाइट। ये हमारी बॉडी का एक सर्कैडियन रिदम है, वो भी मेंटेन करने का जो पूरा काम है। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ह्यूमन बिहेवियर। इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। मैं बोल रही हूँ ना आपको, जो भी माइंड में आपके जो भी फंक्शंस आते हैं आपके बॉडी के रिलेटेड, वो कंट्रोल्ड है बाय आवर ब्रेन। सो हमें ब्रेन के बारे में, बीइंग सो इम्पोर्टेंट, हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करता है। बीट हंगर, थर्स्ट, कुछ भी हो, इमोशंस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी लेवल हो गया, everything is controlled by brain. So is it important to study brain? Of course yes, it is very very important कि हम अपने ब्रेन को जानें। तो अगेन ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट नीट लेवल में बहुत ही मतलब सरफेस लेवल से टच किया गया है। सो इफ़ यू थिंक दिस इज टू मच, इट इज़ नथिंग मच। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बट स्टिल वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी भी बढ़ जाए, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, और आपको याद भी रहेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, द ह्यूमन ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, वेल प्रोटेक्टेड बाय अ स्कल। हमें पता है हमारा जो ब्रेन है हमारी स्कल के अंदर है, खोपड़ी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, स्कल से प्रोटेक्टेड है। बोनी एरिया है, ताकि हमारा अगर कोई इंजरी हो तो डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट ना हो, पहले वो स्कल से मतलब स्कल से उसको भिड़ना पड़ेगा, राइट। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मेनिंजेस। कैन यू इमेजिन हमारी बॉडी के लिए हमारा ब्रेन कितना प्रीशियस है।
पहले तो वो स्कल से प्रोटेक्टेड है, देन स्कल्स के बाद उसके पास अगेन लेयरिंग है, एंड उस लेयरिंग जो हमारे ब्रेन को कवर अप करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियल मेनिंजेस, कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर होते हैं। सबसे आउटर लेयर क्या होता है, डूरा मैटर। इसको मैंने कैसे याद किया था, आउटर है मतलब दूर, डूरा इज नथिंग बट दूर से रिलेटेड है, तो हम इसको ऐसा याद कर सकते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट कौन सा है, डूरा मैटर। अ वेरी थिन मिडल लेयर कॉल्ड एज अराकिनॉइड। इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी थिन। अभी पेपर का लेवल बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही आएंगे, बट स्टिल पेपर डिफिकल्ट कहाँ बनेगा, अ वेरी थिन मिडल लेयर बोला है, असर्शन रीजनिंग में थिन दे देगा ना, ऑफ कोर्स थिन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट जब तक वो वेरी थिन ना लिखे, तो आपके -5 हो सकते, तो मेक श्योर जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपको याद रहे। वेरी थिन मिडल लेयर कॉल्ड एज अराकिनॉइड, एंड एन इनर लेयर, सबसे इनर लेयर कौन सा है, विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, इज पाया मैटर। पाया मैटर, तो आपको याद होगा दूरा मैटर, दूर जा मतलब आउटर वाला, अराकिनॉइड इज मिडल वाला, और जो सबसे इनर है दैट इज पाया वाला, मतलब पाए टच, मतलब पैर टच करना, तो आपके ब्रेन के पैर को कौन टच करता है, पाया मैटर। ये 3 लेयर समझ में आ गया कि सबसे पहला हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारा प्यारा स्कल, देन स्कल के बाद कौन आता है, क्रेनियल मेनिंजेस, क्रेनियल मेनिंजेस के बाद कुछ नहीं, देन हमारा ब्रेन। ठीक है, अभी जो हमारे ब्रेन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमने अभी ब्रेन के कवरिंग्स को पढ़ लिया, अभी एक्चुअली हम ब्रेन को समझते हैं। अगेन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, डिवीजन क्यों होता है, फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अभी स्पेसिफिकली हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस को देखेंगे कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, क्या क्या कंट्रोलिंग सेंटर प्रेजेंट है। ये डायग्राम भाई लेबलिंग वाले क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी अभी बढ़ गई है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये दिख रहा है थोड़े से ऐसा टैंगल्ड टाइप, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम। दिस इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पीछे की साइड को। ये जो आपको लेयर दिख रहा है जो 2 पर्टिकुलर पार्ट को ब्रेस है, आपको पता है हमारा जो ब्रेन है वो राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन में डिवाइडेड है, तो इन दोनों को जो कनेक्ट करके कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लेबलिंग तो याद होनी चाहिए। ये क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, दिस इज थैलेमस। कैन यू सी हाइपोथैलेमस, दिस पार्ट। मिड ब्रेन आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर मिड ब्रेन। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इन सबको मिला किसके अंदर आता है, फोर ब्रेन के अंदर आता है। कैन यू सी दिस इज द सेरिब्रल एक्विडक्ट। आपको ना लेमिंग देखिए, दिस रिप्रेजेंट सेरिब्रल एक्विडक्ट। हाइंड ब्रेन के अंदर कौन से 3 पार्ट्स आते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, एंड दिस इज एट लास्ट अ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्लियर है भाई, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, याद करना है कि भाई दिस इज, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये है, ये फोर ब्रेन है तो है, याद करना है। देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्या एक्सप्लेन करेंगे भाई इसमें, ये है तो है, यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे डिफरेंट सेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे, फोर ब्रेन को। सो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो हमारे फोर ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट आते हैं, तो आपको थ्योरी को विजुअलाइज करने के लिए हमने देखा था फोर ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इन तीनों का मिश्रण क्या होता है, फोर ब्रेन होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। सो फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये सभी को पता ही है, एंटेंगल वाली चीजें क्या होती है, सेरिब्रम होती है, और ये मेजर चंक कंसिस्ट करता है हमारे ब्रेन का। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्जिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स। मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, विच इज टर्म्ड एज अ राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इसी की वजह से हमने ब्रेन को राइट ब्रेन, लेमन टर्म में राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन कहा है, बट अगर उसको और भी थोड़ा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम बोलेंगे तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर।
और ये जो हेमिस्फीयर है आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। तो ये जो राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखता है वो क्या होता है, इट्स अ ट्रैक्ट, गुच्छा होता है नर्व फाइबर का, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। तो कैन यू सी दिस व्हाइट पार्ट? अगर जब मैं इसको ऐसे कट करूंगी तो मुझे दिख रहा है दिस इज द कॉर्पस कैलोसम। ये क्या है, दिस इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर का गुच्छा है जिसने राइट ब्रेन को लेफ्ट ब्रेन को जोड़ कर रखा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। मेरे साथ बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। द लेयर ऑफ सेल विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल देखो, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को एक लेयर कवर करके रखता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे फोल्ड्स दिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द प्रोमिनेंट फोल्ड्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज अ ग्रे मैटर ड्यू टू द ग्रेइश अपीयरेंस। तो जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो इसके कवरिंग है, वो दिखने में कैसा है, ग्रेन कलर है। तो आपको पता होना चाहिए ना, कल हो कि आपके पास ह्यूमन ब्रेन है, आप ह्यूमन ब्रेन का डाइसेक्शन करो तो आपको पता होना चाहिए जो आपको ग्रेइश लेयर दिख रहा है, जस्ट अ लेयर। आप ये अनाउंस नहीं कर दोगे कि आपका ब्रेन एक्चुअली में ग्रे दिखता है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि दैट रिप्रेजेंट द ग्रेइश अपीयरेंस। The neuron cell bodies are concentrated here giving the color. वाओ, एनसीईआरटी सो अमेजिंग, उसने बताया हुआ है कि ग्रे कलर भी क्यों आया है, क्योंकि इस लेयर में हमारे जो न्यूरॉन्स की बहुत सारी सेल बॉडी, आपको पता है ना, ये हमारा अगर मैं न्यूरॉन, आई हैव टू ड्रॉ न्यूरॉन्स, ठीक है, अगर मैं न्यूरॉन्स को बनाऊँ, जस्ट अ रफ डायग्राम, प्लीज डू नॉट जज माई व्हाट आई एम डूइंग, प्लीज डू नॉट जज माई न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये डेंड्राइट्स हो गए हमारे। तो ये सेल बॉडी आपको पता है, इस पर्टिकुलर पार्ट, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट बहुत ही कंसंट्रेटेड मैनर में प्रेजेंट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और इसी के ग्रेइश अपीयरेंस के कारण हम बोल सकते हैं हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रेइश इन कलर दिखता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरियाज। अब यहाँ पे उनके फंक्शंस आ गए। ऑफ कोर्स फंक्शन, ब्रेन बहुत ही छोटा पार्ट कवर्ड है, यहाँ पे है तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, अगर छोटा पार्ट कवर अप है तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया में क्या क्या आता है, मोटर एरियाज आते हैं, सेंसरी एरियाज आते हैं, एंड ए लार्ज पोर्शन, ये सब वर्ड को ना हाईलाइट कर देना, लार्ज रीजन आता है दैट इज नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर। दिस रीजन इज कॉल्ड एज एसोसिएशन एरिया। तो हमारे सेरिब्रम में क्या क्या पाया जाता है, कुछ कुछ सेंसरी एरियाज, कुछ कुछ मोटर एरियाज, और ऐसा एक लार्ज पोर्शन जिसे हम एसोसिएशन एरियाज कहते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। मैं बता रही हूँ, लाइन को रट लिया जाए तो ही अच्छा है कि हमारे जो सेरिब्रम में क्या क्या पाया जाता है, कि कुछ कुछ मोटर एरियाज होते हैं, सेंसरी एरियाज होते हैं, यानी टच फील करने में जो हमें पता चलता है वो हमारे उस ब्रेन को पता चलता है। नॉट ओनली दैट, हमारे मेमोरीज, हमारे द वे दैट वी कम्युनिकेट, जो भी चीज़ें हम बोलना चाह रहे हैं, जो ब्रेन में प्रोसेस हो रहा है, वो पर्टिकुलर इस एरिया में पाया जाता है। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट कवर्ड विद द माइलिन शीथ। मैंने आपको अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में किस टाइप ऑफ न्यूरॉन पाए जाते हैं, माइलिनेटेड। तो यहाँ पे ऑफकोर्स माइलिन शीथ के बारे में बताया हुआ है, विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। They give an opaque white appearance to a layer and hence is called as white matter. तो इसमें बताया हुआ है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका बाहरी हिस्सा ग्रेइश दिखता है। मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि उसकी सेल बॉडी क्या कंसंट्रेटेड है। ऑन दी अदर है उसका एक्सॉन एरिया है ना, जहाँ पे माइलिन शीथ भी प्रेजेंट है, वो इनर साइड प्रेजेंट है, और माइलिन शीथ बीइंग इन वाइट इन कलर, इसी की वजह से हमें कॉर्टेक्स का एरिया, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो इंटरनल साइड में अगर जब हमने कट करके देखा तो व्हाइटिश इन अपीयरेंस दिखाई देता है। द सेरिब्रम wrap around a structure called as thalamus. अभी हम आते हैं हमारे थैलेमस वाले पार्ट में, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा था ना कि हमारे फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आता है। तो आपको यहाँ पे थैलेमस दिखा था सेरिब्रम के जस्ट नीचे, कैन यू सी दिस थैलेमस? यस। अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि दिस इज नथिंग बट अ थैलेमस which is a major coordinating center for sensory and motor signaling. Very important. So thalamus क्या करता है? It is the coordinating center for sensory and motor signaling.
तो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करता है कि मोटर और सेंसरी, मोटर यानी कि जो नर्व्स आ रहा है मेरे पास, ठीक है, और सेंसरी कि आई एम जस्ट सेंसिंग इट, इजंट इट। तो ये जो मोटर एंड सेंसरी एरिया के बीच का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है वो क्या है, हमारा थैलेमस है। ठीक है, याद रखिए कि क्या थैलेमस करता है, हमारे जो सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग है उनके बीच में कोऑर्डिनेटिंग का काम किसको दिया गया है, हमारे थैलेमस को। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे जो फोर ब्रेन का है हाइपोथैलेमस, जो बेस ऑफ द थैलेमस किधर प्रेजेंट है, आपने देखा था यहाँ पे, लेट मी शो यू, देखा था हाइपोथैलेमस बेस ऑफ थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पोजीशन को स्पेसिफाई किया है। द हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। अभी यहाँ पे आ गया कि भाई हाइपोथैलेमस करता क्या है, ठीक है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं एक फंडा, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत छोटे मोटे सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कार्य काम होते रहते हैं। बट ऐसा नहीं कि ये, अगर मैं ब्रेन के इस जगह की बात करूँ तो ये स्पेसिफिकली इसी काम को करेगा, बाकी दूसरा काम नहीं करेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जितने भी न्यूरॉन्स है वो इंटरकनेक्टेड है, मतलब एंटायर ब्रेन इज इंटरकनेक्टेड। हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन यही काम करेगा, इट्स जस्ट मिक्सड अप। बट फिर भी थोड़ा बहुत अगर मैंने जर्नलाइज डिवाइड किया तो हम बोल सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि थैलेमस का काम ये है, बट स्पेसिफिकली वो सिर्फ वो करेगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में क्लियर करते हुए पढ़िए, क्योंकि आप जैसे जैसे मिड ब्रेन पढ़ोगे, अगर आप फर्दर जाके ब्रेन को और भी स्टडी करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा ऐसा, एंड यू विल क्रिएट द कन्फ्यूजन, आप ही खुद कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ये बात करके चलिए, क्योंकि दिस इज योर फाउंडेशन, ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका फाउंडेशन क्लियर कर रहा है, तो फाउंडेशन को क्लियर रखना ताकि आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करता है, हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग। It also contains several group of neurosecretory cells which secrete hormones called as hypothalamic hormone. तो हमें क्या पता चला, जो हमारे हाइपोथैलेमस है वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वो ईटिंग को कंट्रोल करता है, ड्रिंकिंग को कंट्रोल करता है। नॉट ओनली दैट, उनके पास कुछ कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी पाए जाते हैं जो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। एंड हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर पूरा एंड पूरा बेस्ड है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के ऊपर। यू विल गेट टू नो, भाई हाइपोथैलेमस भी दिखने में बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट उसका काम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वो पूरा हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के ऊपर ही स्थित है। द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ associated deep structures like amygdala, hippocampus etc. यहाँ पे एनसीईआरटी ने वापस आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि आपने तो क्या पढ़ा है अभी तक, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, बट और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं फोर ब्रेन में, जैसे कि एमिगडाला हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है आपको, अगेन एनसीईआरटी आपको एक बोलते नॉक टाइप दे रहा है कि भाई देखो ये जर्नलाइज्ड है, इसको ही एकदम मन में ये फील मत करना कि सिर्फ यही प्रेजेंट है, और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। अभी आपका होमवर्क है, यू हैव गूगल राइट, तो आप मुझे बताओगे लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, मतलब विच आर द ऑर्गन्स जो कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लीज थोड़ा टू वे इंटरेक्शन रखिए ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो ध्यान से पढ़े, मेरे क्वेश्चंस को सुन रहे हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज इवन आई एम अ स्टूडेंट, मुझे भी पता है कि जब टीचर बोलते हैं वी शुड हैव अ टू वे इंटरेक्शन, तो माइंड में आता है कि भाई बोलो और निकलो यहाँ से, हम पढ़ लेंगे और मार्क्स भी ला लेंगे। बट स्टिल when you are teaching one way, like it's an online, it's just a camera in front and you are teaching, so you need to have that positive interaction, ठीक है। But don't worry even if you don't feel like, मन में ही बोल लेना, because we are teaching just to teach you, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। and no need to show कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं। अपने मन में ही सोच लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट ही करेंगे लिम्बिक सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, मतलब कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है लिम्बिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन है, बट एक बार आप सर्च करोगे ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है लिम्बिक सिस्टम में। तो जब आप खुद से सर्च करोगे, यू आर गोइंग टू यूज योर हैंड्स, फिंगर, माइंड,
इमोशंस, एवरीथिंग, वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction जैसे कि excitement, pleasure, rage, fear and motivation। तो लिम्बिक सिस्टम का क्या काम है भाई? सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, इमोशनल रिएक्शन को रेगुलेट करता है, एक्साइटमेंट हो गया, प्लेजर हो गया, गुस्सा आ गया, फियर हो गया, या समटाइम मोटिवेशन, इट इज रेगुलेटेड बाय अवर लिम्बिक सिस्टम। तो इतना क्लियर है आपका? ठीक है, आई होप इतना क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए इस पार्ट में आपको ट्रिक बताओ, याद करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन इसमें भी नहीं पूछ सकते कि भाई ये पार्ट ऑफ द ब्रेन यही क्यों फंक्शन करता है, भाई करता है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, विच इज द मिड ब्रेन। नाम ही बताया भाई मिड ब्रेन है। It is located between the thalamus and hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain। देखिए स्पेसिफिकेशन का लोकेशन पता होना चाहिए कि मिड ब्रेन का कहाँ है। जिस शब्द में एनसीईआरटी ने लिखा है ना वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो बिटवीन किसके? थैलेमस या तो हाइपोथैलेमस ऑफ अ फोरब्रेन और पॉन्स ऑफ द हाइंडब्रेन। दिख रहा है मिड ब्रेन को? देखते थोड़ा कैसे दिखता है भाई मिड ब्रेन। दिस, can you see this midbrain? This represents your midbrain, ठीक है। अब मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है? बहुत ही छोटा सा देखते, बहुत ही थोड़ा सा दिया हुआ है। The canal called as cerebral aqueduct passes through the midbrain, very very important। cerebral aqueduct, just a second, cerebral aqueduct, यहाँ पे मैंने आपको बताया था cerebral aqueduct एक ना एक्वेडक्ट होता है जो पास करता है मिड ब्रेन से। cerebral aqueduct क्या है, क्यों है? वेट, ठीक है। फिलहाल क्या है कि जो मिड ब्रेन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डक्ट पास करता है। कैन यू इमेजिन? दिस इज दैट रिप्रेजेंट्स द सेरिब्रल एक्वेडक्ट। तो मिड ब्रेन की खासियत सेरिब्रल एक्वेडक्ट से ही है। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स लोब्स। यानी कि जब आप मिड ब्रेन को पीछे से देखेंगे तो आपको दिखेगा 4 स्वेलिंग्स दिखेंगे आपको, और उन 4 स्वेलिंग्स को हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। मिड ब्रेन के बारे में मैंने क्या बोला आपको ना, सब ऐसे टच किया हुआ है ब्रेन को, जस्ट लाइक टच किया हुआ है, दैट्स इट। आपको बताया हुआ है कि भाई मिड ब्रेन ये है, लोकेटेड कहाँ पे है, उसकी खासियत सेरिब्रल एक्वेडक्ट पास करता है। और जब उसको हमने पीछे से देखा तो मुझे 4 स्वेलिंग्स देखने को मिला, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दैट्स इट, मिड ब्रेन खत्म। और इसके बाहर ना ही नीट जाएगा, ना ही एनसीईआरटी जाएगा, कोई नहीं, क्वेश्चंस इतने ही आएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट वाले पार्ट के ऊपर, विच इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन comprises of pons, cerebellum and medulla, also called as medulla oblongata। Sorry, it's just like an medulla, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये है हाइंड ब्रेन, पॉन्स, सेरिब्रम एंड मेड्यूला, ठीक है, इतना क्लियर है। दिस रिप्रेजेंट्स योर हाइंड ब्रेन, हमारा लास्ट वाला पार्ट। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ अ ब्रेन। पॉन्स का काम पता चल गया, इंटरकनेक्शन, लोगों के अंदर कोऑर्डिनेट करता है, एक पार्ट ऑफ द ब्रेन को दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट करता है, दैट्स इट। cerebellum has a very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons। अब इस सेरिबेलम की खासियत बताइए कि सेरिबेलम का बहुत ऐसा कॉन्व्यूलेटेड सा स्ट्रक्चर है, क्यों है? ताकि ना बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्या हो सके, अटैच हो सके, बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्या इनके अंदर आ सके, ठीक है। The medulla of the brain is connected to the spinal cord। जो लास्ट वाला पार्ट मेड्यूला था वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। इन शॉर्ट जो मेड्यूला है कंटेन है सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, आपने बॉडी एंड रेस्पिरेशन वाले पार्ट में पढ़ा था, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ये 3 काम बताए, तीनों काम को क्या किया है हमारे हाइंड ब्रेन के अंदर स्पेसिफाई किया है। सो यहाँ पर हाइंड ब्रेन के सिर्फ 3 फंक्शंस दिए हुए हैं। कौन से? अगर 3 दिया हुआ है तो तीनों याद होना चाहिए। कौन से है? नंबर 1 है
respiration, number 2 is cardiovascular reflexes, and number 3 is the gastric secretion. Three major region make up the brain stem. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रेन स्टेम किन चीजों से मिलकर बना है, तो मिड ब्रेन, pons and medulla oblongata. Very very important. Brain stems forms the connection between brain and spinal cord. तो ब्रेन स्टेम क्या काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच का कनेक्शन बिल्डअप करता है. ब्रेन जो हमारा सॉरी जो हमारा ब्रेन स्टेम है वो किन चीजों से मिलकर बना है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लिगेटा. तीन चीजों ने मिलकर हमारा ब्रेन स्टेम बनाया है. फंक्शंस और साथ ही साथ क्या होता है, एवरी लाइन शुड बी क्लियर. इसके बाद का पोर्शन प्रीवियस एनसीईआरटी में था, बट न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दैट इज द डिलेटेड पार्ट, ईयर सब था. ठीक है, सो डिलेटेड पार्ट नहीं करना है बिकॉज एवरीवन इज गोइंग टू फॉलो द न्यू सिलेबस, राइट. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. कुछ भी क्वेश्चन है डू लेट मी नो. एनी डाउट प्लीज रिवाइंड इट. देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है डू लेट मी नो. सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड आई होप कि आपको सभी चीजें A to Z क्लियर हो गई हो. ठीक है, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.